बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को शुक्रगुजारी के साथ गुजार रहे होंगे। शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करना बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम अक्सर नहीं करते। ज़िंदगी के चंद क्या बहुत से ऐसे अनमोल तोहफे होते हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं। सच्ची बात है, जिनके बारे में हम बॉदर ही नहीं करते क्योंकि हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी जिस भी अंदाज में जैसे भी गुजार रहे हैं बिल्कुल ठीक है। एंड ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से ही गुजारते हैं, लेकिन उसके अंदर एक नाशुक्री का अंसर होता है। हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारे पास चीज़ें होती हैं या जो अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से नवाजा होता है, हम उनका शुक्र नहीं अदा करते। हम अपना सारा वक्त, अपना सारा टाइम गुजारते हैं उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए जो हमारे पास है नहीं। तो आज बल्कि मेरी टीम ने एक लिस्ट बनाई उन चीज़ों की जिनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मिसाल के तौर पे घर। अब अपने पास घर हो या ना हो, आपके पास छत है जिस छत के नीचे आप सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रात को सोते हैं तो आपके सर पे छत होती है, बारिश होती है तो वो छत आपको बारिश से बचाती है, तूफ़ान आता है तो वो छत जो है वो चार दीवारी आपको सेव करती है। कितने लोग हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में जो होमलेस हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उनके मुंह से आप इतनी कंप्लेंट्स नहीं सुनते जितने आप उन लोगों से सुनते हैं जिनका एटलीस्ट रेंटल घर तो होता है। और अगर रेंटल नहीं है, अपना घर है, लेकिन वो 3 मरले का है या 5 मरले का है, तो उस पर भी बट है कि छोटा घर है। इतने छोटे घर में हम क्या करें। मैं बड़े लोगों को देखा है जब उनके पेरेंट्स एक एज पे पहुंच जाते हैं और 5 मरले का घर होता है जिसमें 2 फैमिलीज़ या 3 फैमिलीज़ रह रही होती हैं, तो ये कंप्लेन होती है कि अम्मा अब्बा ने को साढ़े वास्ते की कीता, ऐना जिहा घर बना देता। लेकिन ये नहीं रियलाइज़ करते कि वो ऐना जिहा घर बनाने में उन्होंने कितना खून पसीना एक किया, कितनी मेहनत की और कितना ज़्यादा सफ़र किया उस जगह पे पहुंचने के लिए। तो एक ऐसी छत जिसके नीचे अपने दर्द, खुशी, मुश्किलों को अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं, व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैंने एक वक्त गुजारा जहाँ पे मेरे सर पे छत तक नहीं थी। मैं कनाडा में थी, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं एक कमरा रेंट कर सकती थी। अपना घर नहीं था, एक कमरा रेंट कर सकती थी एक घर में जहाँ पे 8 और लोग कमरे रेंट कर रहे थे। बड़े बुरे हालात थे, लेकिन सब ने मिलजुल के गुजारा किया, मैनेज किया और अल्लाह का शुक्र है वो वक्त भी निकल गया। अच्छा, अगली बात की तरफ आना चाहूँगी जो है फैमिली। देखिए, फैमिली अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। फैमिली को हम अप्रिशिएट नहीं करते। जब दुनिया से लोग रुखसत हो जाते हैं तब हमें कदर आनी शुरू होती है। लेकिन अपनी फैमिली और उसकी अहमियत को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग नहीं हैं जो फैमिली होने के बावजूद भी बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि उनकी फैमिली या तो बाहर है या किसी और जगह पे रहती है। और बाहर रहने के बाद भी आजकल की मॉडर्न दुनिया में जहाँ पे आप इस एक फ़ोन के थ्रू, इस डिवाइस के थ्रू फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे को के साथ रूबरू होकर गुफ्तगू कर सकते हैं, उस ऐसे ज़माने के अंदर लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज तक फ्री में भेजना नहीं ज़रूरी समझते। तो ये भी एक एलिमेंट है। तो प्लीज़, अगर फैमिली है तो उसको अप्रिशिएट करें और ये याद रखें कि फ़ैमिली के बग़ैर हम भी अधूरे हैं और हमारी ज़िंदगी भी अधूरी है। इसी के साथ अच्छी सेहत, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है सेहत, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई ठीक है ना। हम एहसास तब होता है कि अच्छी सेहत कितनी बड़ी बात है और अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जब आप खुद किसी बीमारी या तकलीफ़ से गुजरते हैं। सब लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया ना जब कोविड आया, और जिनकी सेहत अच्छी थी, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग थी, उनको अगर कोविड हुआ भी तो वो बच गए। और बहुत से ऐसे लोग जिनकी थोड़ी सी हेल्थ के इश्यूज़ थे या प्रॉब्लम्स थी, ज़रा से उनको इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ की वजह से जब कोविड हुआ तो उनके मामलात बहुत बिगड़ गए और बहुत से लोग अपनी जान खो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। सो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और लोग कहते हैं कि सेहत बहुत बड़ी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है,
लेकिन हम उस सेहत का ख्याल कितना रखते हैं? फॉर ग्रांटेड लेते हैं। दिन में 6-6, 8-8 कप चाय के पीने हैं, कॉफ़ी के पीने हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीनी है, हर वो चीज़ अपने सिस्टम में डालनी है जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। सो अच्छी सेहत को बरकरार रखना, उसको अप्रिशिएट करना और रब का शुक्र अदा करना। व्यूअर्स, वो लोग देखें, उन लोगों के बारे में सोचे जो इस वक्त वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं आईसीयू के अंदर और वो खुद सांस नहीं ले पा रहे, जो मशीनों पे ज़िंदा हैं, जिनकी फैमिलीज इस इंतज़ार में है कि कहीं कहीं वो जाग जाएं, लेकिन जागने का भी कोई ख़ास चांस नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत से नवाजा। अच्छी नौकरी, व्यूअर्स, अच्छी नौकरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब हमारे पास अच्छी नौकरियां होती हैं हम उनकी कदर नहीं करते। जब दरबदर हो जाते हैं या नौकरी से निकाले जाते हैं फिर कहते हैं आए हाय यार, वहाँ पे तो हम बिल्कुल ठीक थे। मेरे साथ ये हुआ जब पीटीवी को कुछ अरसा पहले मैंने छोड़ा फॉर फ्यू इयर्स। हाँ, काम चला, प्राइवेट सेक्टर में काम किया, बड़ा अच्छा काम किया और अल्लाह ने बड़ी मतलब फाइनेंशियली भी बड़ा सपोर्ट मुझे मिली और बाकी सब चीज़ें भी बड़ी अच्छी हुई। लेकिन अच्छी जगह काम करने की, जहाँ पे सुख दुख में आपका साथ देते हैं लोग, जहाँ पे आपको फैमिली की तरह लेके चलते हैं, वो मुझे सिर्फ पीटीवी पे ही मिला। बाहर जाके कदर आई पीटीवी की। पीटीवी पे काम करते हुए नहीं, इतना अरसा मैंने गुजारा, 1 डेकेड से ज़्यादा, और जब छोड़ के गई तो दुखी गई कि मतलब मैं जा रही हूँ ये वो, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में वापस ये वो ऑल ऑफ दैट स्टफ। जाके देखा कि यार मेरा घर ही ठीक था। सो मेरी तरह मिस्टेक्स नहीं करनी, अपनी नौकरी, अच्छे बॉस का होना, अच्छे कॉलीग्स का होना। देखिए, पूरा जहाँ किसी को भी नहीं मिलता व्यूअर्स। ये सारी चीज़ों को जिनको मैं लिस्ट डाउन कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें आपके पास हो। मेरे पास भी ये सब चीज़ें नहीं हैं, कुछ हैं, लेकिन जितनी है अल्लाह का बड़ा करम है। सो अच्छी नौकरी, अच्छे लोगों के साथ काम करना, अच्छे कॉलीग्स होना जो आपके दुख दर्द में आपका साथ देते हैं और आपकी खुशियों में भी शामिल होते हैं, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही कहती हूँ कि मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी है। फिर अच्छी सवारी होना। हर बंदे को बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी गाड़ी चाहिए, और जिनके पास है उनको क्या चाहिए? उनको हेलीकॉप्टर चाहिए, उनको अपना जेट चाहिए, उनको अपनी मतलब बोट चाहिए। मैं किसी से बात कर रही थी पिछले दिनों के, वो मुझसे बात कर रहे थे कि जी हम ये करना चाह रहे हैं, हम काम में ऐसे करना चाह रहे हैं, आपको भी साथ, आपकी क्या ख्वाहिश है? मैंने कहा जी मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को अच्छी सेहत दे, हमारी किस्मतें अच्छी करे। हो कहते नहीं नहीं पैसे कितने कमाने हैं? मैंने कहा अल्लाह का करम है, जितना अल्लाह को मुनासिब लगता है उन्होंने दिया। नहीं, अब जैसे कि आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आपको ये नहीं, आपका ये नहीं दिल चाहता कि आपके पास जेट प्लेन हो, आपके पास वो क्या कहते हैं यॉट हो, वो जो बड़ी वाली बोट्स नहीं होती जिस पे 100 बंदा भी आ जाता है। तो मैंने कहा नहीं, तो निकाह आपकी होनी चाहिए एक ख्वाहिश। मैंने दिल में सोचा कि मेरे पास अल्लाह का शुक्र है जितना है मैं उसमें मुतमईन हूँ। और अल्लाह ने ऑब्वियसली शुरू हुई बात जहाँ पे अपनी गाड़ी तक नहीं थी, फिर छोटी एक गाड़ी ली, लीज़ के ऊपर ली बैंक से, उसके पैसे हुए, फिर उस गाड़ी को जब सेल किया तो उसमें थोड़े पैसे डाले, फिर एक उससे बड़ी गाड़ी गई। ये तो नहीं हुआ कि मैं मीडिया में आई और एकदम से मेरे पास बड़ी जी कोई लैंड क्रूज़र या कोई बहुत बड़ी कोई हमरा आ गई। वक्त लगा, आहिस्ता आहिस्ता करके मेहनत करके एक लेवल पे पहुंची, क्योंकि व्यूअर्स जो ऐसे मिलती है चीज़ वो ऐसे ही चली जाती है। तो मुझे ये लगता है कि आराम से, सुकून से मेहनत करके जो बंदा चीज़ कमाए उसकी आपको कदर भी होती है। सो अल्लाह का शुक्र है, तो जो है उस पर शुक्र करना, उसको अप्रिशिएट करना और रियलाइज़ करना कि आपने कितनी मेहनत की अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए, और फिर और की ख्वाहिश करें। लेकिन बड़ी से बड़ी गाड़ी का ख्वाब होता है, ये ख्वाब नहीं होता कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारें और पॉजिटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। फिर अच्छे स्पाउस, मियाँ या बीवी। व्यूअर्स, एक ज़िंदगी का अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए, लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपकी ज़िंदगी सौखी हो जाती है। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन ज़िंदगी में अगर एक अच्छा साथी मिल जाए, चाहे वो हस्बैंड की बात करें या वाइफ की, तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो सेट हो जाती है। आपकी ज़िंदगी आखिरत दोनों सेट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पॉजिटिव मॉरल कंपस आ जाता है जो आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं और आप में कितना अच्छा होने का पोटेंशल है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ
आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी में आपको हर एस्पेक्ट में सपोर्ट करता है या करती है, और आप अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स करते जाते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर है। उसके लिए ख़ुद भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम अपनी बीवी से उम्मीद रखें या शौहर से उम्मीद रखें कि वो हर चीज़ पे पूरा उतरे या खातून उतरे, लेकिन हम ना कुछ करें। अच्छा ज़िंदगी का साथी चाहिए तो ख़ुद भी अच्छा ज़िंदगी का साथी बनना पड़ता है। उसके साथ मैं बात करना चाहूँगी औलाद की। व्यूअर्स, लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं, हाय हमारी 3 बेटियां हैं, बेटा हो जाता तो कितनी अच्छी बात थी, हमारे 4 बेटे, हमें बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने बेटी नहीं दी। मतलब लोग इतने नाशुक्रे होते हैं और ये नहीं रियलाइज़ करते कि आजकल के ज़माने में, आजकल की दुनिया में साहिबे औलाद होना कितनी मुश्किल बात है, क्योंकि इतने मेडिकल मसाइल और इतनी प्रॉब्लम्स आजकल की यंग जनरेशन में चल रही हैं, लड़कों में भी लड़कियों में भी, कि जब आप देखते हैं जाके तो बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे, बच्चे हो ही नहीं रहे। तो जिनके हैं वो कम से कम उन बच्चों की कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उनको साहिब औलाद तो किया। और की ख्वाहिश हर किसी में होती है व्यूअर्स, लेकिन जो है उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें, और अल्लाह को भी शुक्रगुजारी पसंद है। फाइनली, अच्छे रिश्तेदार और फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं या आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। कैसे? अच्छे साथी, अच्छे पार्टनर्स, अच्छे फ्रेंड्स, अब इससे मुराद ये है कि जिस तरह मेरी ग्रुप्स हैं, कुछ फीमेल फ्रेंड्स हैं जिनमें मेरा बड़ा उठना बैठना है, हमारे कुछ मिक्स ग्रुप्स हैं कपल्स के। अगर ज़िंदगी में अच्छे लोग आते हैं, पॉजिटिव लोग आते हैं, तो वो आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लाते हैं, आपको एहसास कम तरीका शिकार करते हैं और सिर्फ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं व्यूअर्स, नेमते हैं जिनमें हमें अपनी ज़िंदगी का में शुक्र अदा करना चाहिए, और मायूस होने के बजाय जो चीज़ें नहीं हैं उनके लिए एफ़र्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से नवाजा है वो शायद हमारी औकात से कहीं बढ़ के है। यहाँ पे किचन की तरफ भी बढ़ना है। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ हिबा एहसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हिबा। हिबा, आज हम बात कर रहे हैं शुक्रगुजारी की। बिल्कुल। अब माशाल्लाह आपके ट्विन बेटे हैं जी, दोनों लड़के हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि हाय अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी, एक बेटा बेटी हो जाती तो वो बेहतर नहीं था। एंड आई एम श्योर जब आपने बच्चे हुए भी होंगे तो सबने कहा अच्छा 2 लड़के हो गए, लड़का लड़की होते तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम शुक्रगुजार हों या ना हो, लोग हमें शुक्रगुजार नहीं होने देते। ऐसे ही है, और ये वाकई मुझे सुनने को मिला था तब। बट ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मैं टफ वो गुजरी थी ना सिचुएशन से, आई वाज सो थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे बेबीज़ दिए हैं, हेल्दी बेबीज़ दिए हैं, क्योंकि तब तो डर ही इतना था कि पता नहीं बेबीज़ की कैसी कंडीशन होगी। तो आई वाज जस्ट सो थैंकफुल। होती है, बच्चा पैदा हुआ, दुनिया में आ गया, लेकिन किसी मेडिकल चीज़ की वजह से 1-2 दिन भी बच्चा सर्वाइव नहीं। एग्जैक्टली। मैं एक फैमिली को जानती हूँ, उन्होंने बड़े अरसे बाद प्रेगनेंसी हुई, बेटी की प्रेगनेंसी मतलब बेटी थी, माँ बाप बड़े एक्साइटेड हुए कि बेटी हो रही है। इर्द गिर्द वालों ने कहा आए हाय इतनी देर बाद बच्चे का हुआ, 10 के 12 साल शादी के बाद बच्चे का हुआ, और वो भी बेटी हुई, चलो अल्लाह खैर करेगा। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की गर्दन के अराउंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो 2-3 दफ़ा रैप हुई थी। डिलीवरी नॉर्मल थी, बच्चे का सांस बच्ची का अंदर रुक गया, 1-1.5 दिन भी वो बच्ची नहीं सर्वाइव की, उसको वेंट शेंट पे डाला, वो बच्ची नहीं सर्वाइव कर पाई। और वही लोग अब कह रहे होंगे कि चलो अगर बच बेटी जाती थी, बच अल्लाह जाती पे तो करम ठीक करता। था। ये वो बात ये है कि अल्लाह के कामों में हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल हमारा बनता भी नहीं है, लेकिन हम शुक्रगुजार तो हो सकते हैं एग्जैक्टली कि जो दिया हमारे रब ने, जितना दिया हम उसमें खुश हैं। बिल्कुल। और वो बंदी बेचारी, मतलब हस्बैंड तो उसका बहुत ही खुश था कि अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद किया और अल्लाह मियाँ ने हमें इस काबिल समझा कि हमारी औलाद हो। वो लड़की आज भी, महीनों गुजर गए इस बात को, कहती है मैं कहती थी ना कि अल्लाह मियाँ बेटा दे देता तो मतलब अच्छा होता, चलो बेटी है, चलो अल्लाह ने दे दिया, लेकिन मैं नाशुक्री थी। तो उसको बार बार हम सारे यही कहते हैं कि यार अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी होगी, ये तुम्हारी इसमें फॉल्ट नहीं है, लेकिन अब उसके दिमाग में ये चीज़ फंस गई है कि ये मेरी अपनी गलती है, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा ये बात कही अपने मुंह से, मैंने निकाली ये बात कि अल्लाह मुझे बेटा दे देता। क्यों? क्योंकि मेरा ससुराल खुश हो जाता।
दूसरों को खुश करने के लिए हम जो अपनी शुक्रगुजारी है या जो अल्लाह को खुश करना है वो भूल जाते हैं। बिल्कुल। खैर, आज किचन में क्या बना रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आज हम हिबाज किचन करेंगे, इन द शेफ्स किचन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ काम मुझसे कराएंगी, कुछ खुद करेंगी, और हम आज आपके सामने बड़ी मज़े की पैन एशियन डिशेस बनाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि गले में तो दुपट्टा था, वो यहाँ पे है, लेकिन क्योंकि मैंने किचन में आके डीप फ्राइंग करनी है तो आज फिर आपको एक पब्लिक सर्विस मैसेज, एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। प्लीज़ जब किचन में कुकिंग करें, स्पेशली अगर मटेरियल रेशमी हो या इस किस्म का हो जो फायर कैच कर सकता है, तो प्लीज़ या तो दुपट्टा साइड पे कर लें या फिर कोई और चीज़ उसकी जगह पहन लें, बिकॉज ये बहुत कॉमन एक चीज़ है कि खाना पकाते पकाते दुपट्टे को आग लग गई। सो जहाँ पे हम सेफ्टी की बात करते हैं, बालों को बंद करना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, वहाँ पे इस चीज़ का आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। ओके, मुझे ये बताइए कि आज आप किचन में बना क्या रहे हैं? आज बन रहा है क्रिस्पी हनी गार्लिक चिकन विद गार्लिक राइस। क्या बात है। yes. तो अभी आप क्या कर रही हैं? ये मैं चिकन की बेसिक मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। ठीक है। चाइनीज़ मैरिनेशन। इसमें मैंने ऐड किए हैं एग्स, फ्लावर, सॉल्ट, पेपर, और अब मैं सोया सॉस ऐड करने लगी हूँ। मैं अभी डिटेल रेसिपी भी शेयर करती हूँ और साथ साथ मेथड भी बता देंगे। हनी गार्लिक चिकन के लिए आपको सबसे पहले जो मैरिनेशन है उसका भी बता देती हूँ। क्रिस्पी चिकन के लिए चाहिए, चिकन का आप बोनलेस पीसेस ले लें, ब्रेस्ट भी ले सकते हैं और थाई पीसेस भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो ले लें आप 1 किलो। उसके साथ साथ आपको चाहिए मैदा 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, मक्खन। अब ये सॉस के लिए जो आपको चाहिए वो है मक्खन हस्बे ज़रूरत, लहसुन 2 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च, दरा मिर्च जो है वो आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप, सिराचा सॉस 1 खाने का चम्मच, हनी आपको चाहिए 1/4 कप, और उसके साथ साथ हरा प्याज और तिल, सफ़ेद तिल आपको चाहिए गार्निशिंग के लिए। और गार्लिक राइस के लिए हमें चाहिए चावल आधा किलो। आपने वो पहले इसका तरीका बता दो, उसके बाद फिर जो सारी मैरिनेशन की इंग्रेडिएंट्स थी, जो मैदा, अंडा, नमक, काली मिर्च और सोया सॉस है, वो आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। उसमें सोया सॉस डालना है। जी सोया सॉस ऐड कर लिया। कर लिया? जी कर लिया। अब उसको बस मिक्स करके इसी में मैं चिकन डाल दूंगी। इसको फिर मैं मिक्स करके इसको हम करेंगे डीप फ्राई। ठीक है। डीप फ्राई करके ये हमारा हो जाएगा क्रिस्पी चिकन। इसके साथ हम सॉस बनाएंगे, जो वो उसमें लिटरली 2 मिनट्स लगते हैं सॉस में। तो आपने ये करना है कि आपके अगर गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये चिकन फ्राई करके रख लें, ज़्यादा देर पहले नहीं, लाइक हाफ एन आवर पहले। और सर्व करने के टाइम पे जल्दी से आपने क्विक वो सॉस बनाई, उसमें चिकन टॉस इन किया और सर्व कर दिया। बेसिकली होता ये है कि चिकन को आप अगर अच्छे से मैरिनेट कर देते हैं तो फिर आपको फ्राइंग में भी कोई इशू नहीं होता। यस। ठीक है, आपने एग शेक भी उस पर लगा दिया, फिर आपने उसके ऊपर से थोड़ा सा फ्लावर और कॉर्नफ्लावर और स्प्रिंकल कर दिया। इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अभी इसमें नमक और डलेगा? जी, नमक और काली मिर्च थोड़ी और ऐड करेंगे हम। सही। वैसे तो चिकन पाउडर का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर, बट क्योंकि आप बना ही चिकन रहे हैं तो इस केस में आपको इतना चिकन पाउडर का इशू होता नहीं। सो ये बेसिकली इसका ये मैरिनेशन इसकी सेट हो जाए ना तो बाकी फिर आपके कोई मसले नहीं रहते। अब इस मैरिनेशन के साथ आप सॉस कोई भी और बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हनी गार्लिक चिकन ही बनाए। यू कैन मेक एनी चाइनीज़ ग्रेवी विद दिस चिकन रेसिपी। बिल्कुल। साथ साथ मैं राइस का काम भी करूँगी। मैं राइस अभी बॉईल करने लगी हूँ, उसके बाद जो गार्लिक राइस के स्टेप्स हैं वो मैं शेयर करती हूँ। चिकन हम डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम डबल फ्राई करें तो उसकी ज़्यादा अच्छी वो क्रिस्पी कोटिंग आती है। बिल्कुल। तो आप इसके ऊपर फिर से मैरिनेशन लगा के डीप फ्राई करेंगी? नहीं, हाफ कुक करके इसको और उसी को फिर मतलब ड्रेन आउट करके दोबारा से फिर वही फ्राई कर लेंगे। ठीक है, डन। मैं क्या करूँगी कि मैं मतलब आप देखें उसको एज इट इज़ पूरा एक बैच भी डाल सकते हैं अंदर। मुझे ये होता है कि अगर हम इंडिविजुअल पीसेस डालते हैं तो वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और उसकी ज़्यादा मज़े की लुक आती है। थोड़ी सी मेहनत का काम है बट उसका फिर टेस्ट भी उसी हिसाब से होता है। मैं साथ साथ राइस ऐड कर रही हूँ बॉईल करने के लिए। अच्छा, गार्लिक राइस मुझे लगता है कि कभी कभी जो है ना बड़े अच्छे बन जाते हैं, कभी कभी उसमें बिल्कुल ही कोई फ्लेवर नहीं होता। राइट, बिल्कुल। क्यों?
ऐसा है क्योंकि आई थिंक हम गार्लिक की क्वांटिटी राइस के मुताबिक नहीं रखते। अगर तो गार्लिक बहुत ही कम जाएगा तो उसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा। टू मच डाल दें टू मच डाल दे तो वो ओवर पावरिंग हो overpowering जाएगा। हो जाता है। ऐसा ही है। और इसमें बस फ्लेवरिंग के लिए हम गार्लिक के अलावा सोया सॉस, सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे। दैट्स इट। गार्निश हम इसकी भी कर सकते हैं स्प्रिंग अनियन से। इसका जो बनेगा मिक्स वो क्या बनेगा? चिकन का गार्लिक राइस का जो बनेगा। गार्लिक राइस के लिए सबसे पहले चावल आपने आधा किलो ले लेने हैं, उनको सोक करके बॉईल कर लेना है, एज जैसे हम चावल करते हैं वो कर लेना है। उसके साथ फिर आपको लहसुन चाहिए 1/4 कप, ठीक है, और आपने वो कर लेना है फाइन चॉप, या अगर आप स्लाइसेस भी करते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है, या आप फाइन चॉप कर लें। उसके साथ साथ आपको चाहिए मक्खन, बटर 2 खाने के चम्मच, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बट आई गेस बटर से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ साथ नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। सिंपल इसकी ये रेसिपी है। हमने चावल को बॉईल कर लिया, उसके बाद उसको ड्रेन आउट करके हमने एक कढ़ाई, मुझे कढ़ाई में ज़्यादातर चाइनीज़ कुकिंग करने का अच्छा लगता है, आई थिंक उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है वॉक में। तो चिकन भी वॉक में और राइस भी आपने वॉक में ही करने हैं। आपने तेज़ आंच पे बटर ऐड किया, उसमें गार्लिक ऐड किया, उसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, फ्रेगरेंस उसकी आई, तो उसमें आपने सॉल्ट, पेपर और सोया सॉस ऐड कर दी। उसके बाद आपने राइस ऐड करके उसको अच्छा सा टॉस कर लेना है और एंड पे आपने उसको सर्व करते वक्त स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देना। दैट्स इट, एंड देयर यू गो। इसके साथ ऑब्वियसली आप एग फ्राइड राइस भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। एग फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, आजकल मसाला राइस भी बहुत है ना, डू यू लाइक देम? यार पता नहीं, गरम मसाला चावलों में मुझे वैसे ही नहीं पसंद। मुझे चाइनीज़ के साथ वैसे उसका कॉम्बिनेशन नहीं इतना पसंद, बट काफ़ी जगह पे अब चाइनीज़ के साथ आपको मसाला राइस भी मिल रहे हैं। तो मसाला राइस कैसे बनती है? मसाला राइस में भी यही है, उन्होंने ऐड की होती है वेजिटेबल्स, कैरेट्स, कैप्सिकम, कैबेज भी थोड़ी सी, और उसमें वो येलो कलर राइस का जो आप देखते हैं कि बिरयानी राइस जैसे बनाते हैं उसका भी कुछ वैसा ही कलर होता है, तो उसमें वो येलो कलर भी ऐड करते हैं। और स्टार्टिंग में जैसे बटर में या ऑयल में अगर वो बनता है तो उसमें वो मसाला ऐड करते हैं, गरम मसाला सालन बन जाता है वैसे तो। और वो फिर वेजिटेबल्स को तेज़ आंच पे वो टॉस इन करके फिर राइस ऐड करते हैं और उसमें गरम मसाला, और कुछ जगह पे मैंने खाया है उसमें वो चाट मसाला भी ऐड किया होता है, उसकी बड़ी ना वो खट्टी मीठी सी फ्लेवर होता है उस राइस का। अच्छा, आई डोंट पर्सनली लाइक दैट। Yeah. हर बंदे के अपने चॉइसेस होते हैं, उनको क्या पसंद है क्या नहीं, बट मेरी पर्सनल चॉइस में वो चीज़ नहीं आती। मुझे ये होता है कि देखो फ्यूजन होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये तो है। इतनी भी आप जब चीज़ें अजीब तरीके से डाल देते हैं ना तो फिर उसकी फ्लेवर्स बड़े अजीब हो जाते हैं। Yes. अच्छा, एक बात याद रखनी है कि ये जो चिकन हम डाल रहे हैं ना अंदर, जी। बेसिकली इसकी कुकिंग यहीं पे हो जाएगी। बिल्कुल फुल कुक। आपने एंड में इसके अंदर जो इसको डालना है इनसाइड द खाना, वो मतलब सॉस के अंदर, वो आपका लास्ट का टॉसिंग ही है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी चिकन कुक हो जाए प्रॉपर्ली। और जैसे कि आपने कहा कि डबल कुकिंग होती है इसकी, जी, डबल फ्राई होता है एक दफ़ा किया। और इसी तरह अच्छा, अगर बीफ बनाना हो फिर, या बीफ को भी हम प्रॉन को तो बिल्कुल लाइट कुकिंग, उसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है, उसको शैलो फ्राई करेंगे, कोटिंग हम लगा लेंगे, क्रिस्पी कोटिंग, और उसको हम शैलो फ्राई कर, मतलब हल्के ऑयल में आपने उसको शैलो फ्राई कर लेना है, क्योंकि आपको पता है प्रॉन बहुत जल्दी ओवर कुक भी हो सकता है तो उसका रबरी टेक्सचर आ जाएगा, तो उसको आपने बिल्कुल 1 मिनट पर साइड करके उसको डन कर लेना है। और टॉस, क्योंकि जब आप सॉस में भी डालेंगे तो वो कुक तो थोड़ा होगा, तो इसलिए आपने जल्दी से उसको बस ऑयल में करके बाकी फिनिश ऑफ करना है सॉस में। और बीफ की भी यही मैरिनेशन करके आप उसको डीप फ्राई कर सकते हैं इजीली। सो सिंपल, अनकॉम्प्लिकेटेड। ये हम बैच करेंगे बाद में इसके, क्योंकि हमने सॉस भी रेडी करना होगा ना। बिल्कुल, ये बाद में करेंगे। सॉस की चीज़ें क्या हैं? सॉस की चीज़ें हैं, ये बटर सबसे पहले हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम गार्लिक ऐड करेंगे, साथ साथ हमने ऐड करना है सोया सॉस, सिराचा सॉस, चिली गार्लिक सॉस और हनी, हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ऐड करेंगे हम। ठीक है, ये बस राइस फिनिश ऑफ हो, जो बॉयल हो जाए, फिर मैं इसमें करूँगी सॉस की अभी प्रिपरेशन। इसको बॉयल होने दो, Yes. तब तक हम अपनी चिकन कर लेंगे। अच्छा, बोल्स अगर हमें चाहिए तो वो हमारे पास पीछे पड़े हुए हैं। इसमें चिकन को ड्रेन आउट करना है? नहीं, वो तो मैं इसमें निकालने लगी थी। ओके ओके, इसमें निकालने लगी थी। वैसे छन्नी के अंदर ना अगर आप थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ये इस तरह करके आपने किचन रोल डाल दिया जी, तो वो बड़े आराम से आपका उसके अंदर ड्रेन आउट भी हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, जो सॉस की इंग्रेडिएंट्स है वो मैं सब मिक्स कर दूंगी बोल में, अच्छा, ताकि हम एक ही दफ़ा डाल दें।
ऐसे भी ईजियर हो जाता है। अगर आपने अच्छा। टाइम सेव करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आपने सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपके साथ भी, सिर्फ बटर और गार्लिक हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा ब्राउन करना है। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, वो सब हम इस बोल में मिक्स कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये मिक्स आप ऐसा है कि आप ना जैसे अगर आपके नेक्स्ट डे गेस्ट आ रहे हैं तो ये मिक्सचर आप एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख दें, तो आपको उस टाइम मेजर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्विक बस आपने सब कुछ डाला पैन में और वो रेडी हो गया। अच्छा, मुझे हमेशा ये फील होता है कि चिकन उतनी क्रिस्पी कभी भी नहीं होती है जितना बीफ हो जाता है। यस, वाई? चिकन थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। अच्छा। आई थिंक इसमें वाटर कंटेंट की वजह से अगर हम थोड़ी देर भी रखेंगे चिकन को ज़्यादा, जैसे इसको भी मैंने आपको कहा है कि हाफ एन आवर गेस्ट के पहले बस आपने करना है, उससे ज़्यादा देर पहले नहीं, क्योंकि ये सॉगी हो जाता है इसकी, तो इसलिए आपने इसको टाइम पे ही करना है। तो हमने इसमें नमक सराचा भी सॉस डालना है अपने चावल में? जी बिल्कुल। सराचा सॉस ऐड कर ली और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिक्स कर ली और ये हमारी सॉस तैयार है। इसको बस हमने उतना कुक करना है जितना इसको बबलिंग आ जाए, दैट्स इट। बिल्कुल सही। और यहाँ पे जो चिकन है अभी इसको है टाइम। यस, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, बैटर को एक्स्ट्रा क्रिस्पी कैसे बनाते हैं? मैं जब भी ट्राई करती हूँ हमेशा वो थोड़ा सा रह जाता है। अच्छा, इसमें जो है ना हमने कॉर्नफ्लोर प्लस फ्लावर डाला है, ठीक तो है। आई थिंक जब आप हाफ एंड हाफ यूज़ करते हैं ना तो कॉर्नफ्लावर की भी क्रिस्प आती है, उससे मैदे से ज़्यादा आती है। ठीक तो है। जब आप सिर्फ अगर फ्लावर यूज़ करेंगे तो उसकी क्रिस्प थोड़ी कम है और प्लस फ्लावर की कोटिंग मोटी हो जाती है। आप देखते हैं ना उसकी लेयरिंग थोड़ी ज़्यादा हाँ। थिक सी आती है, तो बिल्कुल। उस थिकनेस की वजह से भी क्रिस्पी नहीं होता चिकन इतना। जितना आपका बैटर पतला होगा ना, जैसे टेम्पुरा भी हम अगर बनाते हैं तो उसका बैटर हमें रनी चाहिए होता है, हम इतना थिक नहीं वो करते। थिक अगर करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है इतनी क्रिस्पी नहीं होगी। तो थिन बैटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। टेम्पुरा का ये है, इंशाल्लाह हम किसी दिन बनाएंगे भी, थिन बैटर होगा, बट आपने जब उसको चिकन को डिप करके अंदर डाला तो आप स्पून से थोड़ा मिक्सचर ऊपर डालते हैं ताकि उसकी थोड़ी जो अच्छा। होता है ना बटरफ्लाई सी लुक आती है, थोड़ी स्प्रेड हाँ, हो जाती है हाँ। कोटिंग, वो उसकी उससे आती है, उसको क्योंकि जो डिप करने से नहीं इम्पोर्टेड वाला आएगी। आता है ना बैटर जी, लगाने जी, के जी, लिए, बिल्कुल। देखो वो महंगा बहुत है। यस, आप कह तो दें कि जी आपको रेस्टोरेंट में वो रेस्टोरेंट कह रही हूँ किसी भी इम्पोर्टेड मिल जाएगा जहाँ पे शॉप चीज़ें से। मिलती हैं वहाँ पे बिल्कुल। जाके अगर आप जाएं, नो डाउट आपको मिलेगा, लेकिन Right. प्रॉब्लम ये है कि जो आपको मिलेगा वो इतना महंगा होगा महंगा कि वो होगा। आप क्या एक दफ़ा बनाएंगे? राइट। उससे 100 गुना बेहतर है कि आप घर पे ही घर पे ही अपनी बना। बस जो है ना मेजरमेंट्स ठीक कर लेंगे तो वो घर पे भी बन जाएगा। बिल्कुल सही, ऐसे है। बिल्कुल सही। तो ये हमारी चिकन भी, मतलब चिकन भी फ्राई हो रही है। यस, आई एम गोना चेक ऑन द राइस। अच्छा, चावल आपने पहले से सोक किए हुए थे? जी, मैंने सोक किए हुए थे चावल। वैसे तो अगर कहते हैं कि एक दिन पुराने चावल हों तो बेहतर बनते हैं जी garlic rice के। यस, बिल्कुल। गार्लिक राइस, एग फ्राइड राइस, ये सारे जो एक दिन पहले बॉईल होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है शुक्रगुजारी की जो हम बात कर रहे थे, जी, जी, जी। जो आपने ज़िंदगी में पहले बहुत फील करती थी कि यार ये चीज़ नहीं हुई या ये चीज़ ऐसे नहीं हुई, और अब सोचती हूँ कि यार अल्लाह का शुक्र है? कोई ऐसी चीज़ है? आई थिंक मेरे feel लिए करती थी। फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जब थे तब आई वॉज थैंकफुल, बट इतना बॉदर नहीं करते ना कि जब आपके पास जो चीज़ होती है आप उतना तब उसके बारे में इतना हम बॉदर for नहीं करते granted कि ले हाँ जाते हैं वो ना। ग्रांटेड ले लेते बहुत कि से है ना, रिश्ते ताल्लुक होते क्या हैं। स्पेशल बात है, ठीक है। बट जब वो सब चले गए, जैसे कॉलेज में बहुत फ्रेंड्स थे और उसके तब इतना बॉदर नहीं किया। उसके बाद जब सब काम में बिजी हो गए और मतलब अब तो किसी के पास टाइम भी नहीं होता, तो अब वो रियलाइज़ होता है कि फ्रेंड्स होना भी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मेरे फ्रेंड्स में ये बड़ा होता था कि क्योंकि मैंने काम सबसे पहले स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, Right. तो सबकी अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी थी। फिर हमजा भी मेरे छोटी उम्र में पैदा हुआ। Yes. बाकी अभी मेरी फ्रेंड्स की शादियां भी नहीं बहुत सी की हुई थी। Okay. तो जब हमजा हुआ और फिर मैं बिजी हो गई, तो बहुत से लोग ये गिला करते थे कि यार ये तो तुम तो टाइम ही नहीं देती, तुम तो टाइम ही नहीं देती। Right. वक्त आया जब अपने बच्चे हुए, जब अपनी फैमिलीज का वो सिचुएशन बनी, फिर जाके एक अप्रिसिएशन आई कि यार नहीं, तुम सही कहती थी, टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता। टाइम की भी बहुत कदर आती है बच्चे होने के बाद, बच्चे होने के बाद जो हम पहले फॉर ग्रांटेड लेते हैं। टाइम एक्चुअली वाहिद चीज़ है जिसको हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड granted लेते हैं, बिल्कुल, और जब ऐसा वक्त ही ही है। हमारा साथ नहीं देता तो तब हमारी ज़िंदगी में रिग्रेट्स अब मैं ये सोचती हूँ कि शायद बच्चे होने से पहले मुझे
अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेना चाहिए था. आई वाज लाइक पुटिंग इट ऑन होल्ड कि नहीं कर लेंगे. बच्चों के बाद यू डोंट रियली गेट टाइम फॉर योरसेल्फ और फॉर योर वर्क. वो करना पड़ता है क्योंकि फिर देखो आपको. ना, आप काम भी कर रहे हो, फिर जब आप घर जी. जाओगे तो अगर आप घर पे भी सारा फोकस जो है वो काम पे रखोगे तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों को टाइम कब देंगे? एक टाइम मैनेजमेंट आती है. बड़ी दफा मुझे लोग कहते थे तुम बाहर नहीं आती हो, तुम आउटिंग्स पे नहीं आती हो, गेट टुगेदर में. कहती थी यार या मैं गेट टुगेदर पे चली जाती हूँ, या मैं घर के काम और अपने बच्चों को सेटल कर लेती हूँ, उनको मतलब उनकी सुबह स्कूल की तैयारी कर लेती हूँ, अपने काम की तैयारी कर लेती हूँ. तो सबसे ज्यादा जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो है टाइम को. सबसे ज्यादा टाइम. इसको अब निकालूं, क्या करूं? यस. ओके, इसको ड्रेन आउट कर लें. इसको अब हम ड्रेन आउट कर लेंगे चिकन को. ठीक है ना. चिकन जब तक ड्रेन आउट होगा हम उसके साथ ही. अच्छा, बट ये आपने कहा था कि हमने इसे डबल फ्राई करना है. जी. सो हम सॉस तैयार करके फिर इसको डबल फ्राई करके फिर इसको डबल फ्राई करके इसको ऐड करेंगे. समझ आ गई मुझे. मैं अच्छा, ये डबल ले फ्राई लूँगी में क्या हम और ऑयल और ये चीज़ें ऐड करेंगे, मतलब और इसके ऊपर कुछ बैटर शैटर ऐड करेंगे कि नहीं? नहीं, हम एज इट इज़ कर लेंगे इसको फ्राई. ठीक है, ये हमारा ये हो गया. और यहाँ पे हमने ऑयल को, एक सेकेंड यानी आप साइड पे हो जाओ. जी जी. तो हम जो है वो इसको अभी इस ऑयल को हम यूज़ करेंगे फिर से. यस, फॉर ठीक है ना? फ्राइंग. फॉर फ्राइंग. इसमें आपने सबसे पहले डालना है बटर, हाफ ऑफ इट. आधा मक्खन. हाँ. जी. कट कर लें इसे. जस्ट हाफ. और बाकी जो है वो हमारा राइस में जाएगा. यस. और इसमें से भी हम इसमें हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे. अच्छा, गार्लिक भी आधा जाएगा. यस. थोड़ा सा इसके अंदर हम अगर ऑयल का एलिमेंट डाल देंगे तो वो ऑयल जो है वो उसको बर्न होने से बर्न नहीं करेगा. बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है. अब हम इसमें आधा लहसुन डालेंगे, हाफ. बिल्कुल. दैट्स इट. गार्लिक ऐड हो गया. ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो फिर हम इसमें अपनी सॉसेज ऐड करेंगे. फिर आपका सॉस रेडी हो जाएगा. उतनी देर में चिकन जो है वो सेटल हो जाएगा. तो हम फिर उसको फिर से फ्राई करेंगे उसी ऑयल में जिसको हमने साइड पे रखा है. बिल्कुल. और राइस भी अब हो गए, इनको भी मैं ड्रेन आउट करूँगी. बात ये कि व्यूअर्स, पैन एशियन कुकिंग का टाइम इतना नहीं होता, बट उसको उसके स्टेप्स बहुत से होते हैं. यस. कटिंग अच्छा, इसमें अब जो ये रेसिपी है इसमें वेजिटेबल्स नहीं है, बट आप अगर करना चाहते हैं ऐड फॉर किड्स स्पेशली तो आप कर सकते हैं इसमें भी वेजिटेबल्स ऐड. अब जब कटिंग होती है ना तो फिर आई गेस टाइम ज़्यादा आपका यूज़ होता है. मैंने वैसे आपके लिए रखी हुई थी वहाँ पे स्ट्रेनर. चावलों के लिए स्ट्रेनर. वो मुझे था थोड़े से ना चावल हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है. क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हम ये आप वाला मुझे यूज़ कर बताएंगे लेंगे. इसमें मैंने कब डालना है. ठीक है. बस जैसे थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है ना, थोड़े ही हल्के से और ब्राउन हो गए तो हम अब ऐड कर लेंगे. सॉस पूरा डाल दो. यस. राइस ड्रेन आउट करूँगी. अब जब तक ये सॉस बबलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी दैट्स रेडी. वो आपकी जो अच्छी सी थिकनेस आती है ना वो हो जाएगी. और इसमें हम कॉर्नफ्लोर स्लरी तब डालेंगे जब हमने चिकन ऐड कर लिया होगा. अब हम ऑयल वापस रखेंगे जिसमें हमने फ्राइंग करनी है चिकन की, बाकी की, क्योंकि वो भी एक चीज़ साथ साथ हमारी चल रही है. तो वो हम ये रखेंगे. अब हम स्टोव करते हैं ऑन. और एक चीज़ है, पैन एशियन कुकिंग में चूल्हा ऊंचा होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपकी कुकिंग जो है ना वो अगर हॉट ना हो, ऑयल गर्म ना हो, चीज़ें ना हो, तो वो थोड़ा सा सॉगी की तरफ चली जाती है. और आपकी वेजिटेबल सारी विल्ट हो जाती हैं और उसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता. इसमें हम वेजिटेबल्स तो नहीं डाल रहे हैं. नहीं, इसमें नहीं ऐड करेंगे. ये ले, आप अपने सॉस को देख ले. मैं चिकन जो है वो जैसे ही हीट अप हो जाता है, क्योंकि अब इसके अंदर हम फिर बाकी की चिकन को टॉस करेंगे. अभी चिकन उतनी क्रिस्पी नहीं है. यस. बट आपने यही कहा है कि जब हम इसको करेंगे डबल फ्राई तो वो क्रिस्पीनेस का एलिमेंट आ जाएगा. यस. अब हमारी सॉस में बबलिंग स्टार्ट हो रही है, दैट मींस इट इज़ थिकनिंग अप. तो थोड़ा ये आहिस्ता कर लेंगे चूल्हा एंड लेट इट कुक. बिल्कुल. और यही सॉस आप विंग्स पे भी कोट कर सकते हैं. विंग्स पे कर सकते हैं, या अगर आपने फ्राइड चिकन वैसे ही बनाई हुई है तो आप बोल में डाल के साथ रख सर्व कर दें. बिल्कुल. नगेट्स के साथ आप सर्व कर सकते हैं. यस. और एक फ्यूजन डिश आई हुई है, उसमें ये है कि आपने गार्लिक राइस
वैसे ही सर्व करने हैं जैसे हम बना रहे हैं। उसमें जैसे आपको पता है बोल से प्लेटिंग कर देते हैं, बोल से वैसे प्लेटिंग करके उसके साथ आपने रख लेना है ब्रेडेड चिकन का एक फ़िले, क्रिस्पी फ्राइड जैसे काटसू चिकन होता है, काटसू चिकन का फ़िले रख देना है एज इट इज़, और उसके साथ ये सॉस आपने थोड़ी सी पोर कर देनी है, और साथ में जैसे सॉटेड वेजिटेबल्स होते हैं वो भी अगर आप सर्व कर दें तो वो भी एक बड़ी मज़े की फ्यूजन डिश बन जाती है। बस डिश फ्यूजन की हद तक ही हो, हाँ, कंफ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन की हद तक नहीं। कंफ्यूजन ना हो। यस, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। अब ये हम सेकंड लेयर ऑफ फ्राइंग की तरफ चलेंगे चिकन की। चिकन सेकंड टाइम फ्राई होएगी और जैसे ही ये डन हो जाएगी हम इसको डायरेक्ट जो है वो इसी में डाल देंगे, राइट? यस, सॉस में डाल देंगे। सॉस में डाल देंगे। बिल्कुल। और अब हम अपनी जो है वो नेक्स्ट लेयर ऑफ चिकन के लिए अपनी चीज़ें रेडी कर रहे हैं। बल्कि व्यूअर्स अब हम ब्रेक की तरफ ही चलते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो काम था वो एक्चुअली डन हो गया। यस, इसमें बस हमने चिकन को मिक्स करना है। चिकन को टॉस करेंगे जब एक बार चिकन में फिर से क्रिस्पीनेस आ जाएगी। डबल फ्राइंग का यही फ़ायदा होता है कि वो प्रॉपर क्रिस्पी हो जाता है, बिल्कुल, राइट? यस। सो यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही ब्रिलियंट और बाहिम्मत पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे। हम बात करें अल्लाह का शुक्र अदा करने की, तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने नो मैटर किस किस्म के मसले को इन्होंने फेस किया, इन्होंने शुक्रगुजारी का ज़िंदगी में दामन नहीं छोड़ा। तो कौन सी पर्सनालिटी, क्या, आइए उनसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं शुक्रगुजारी की, और अल्लाह ने जो दिया उसमें खुश रहना, उसमें मुतमईन रहना और उन्हीं सर्कमस्टांसेस में ज़िंदगी में अपना कुछ बना लेना। एक्चुअली इन बातों से मैं एक्चुअली डिस्क्राइब कर रही हूँ उस पर्सनालिटी को जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। एक बेहतरीन ऑथर, कॉलमिस्ट, उर्दू एंड पंजाबी पोइट एंड रेडियो ब्रॉडकास्टर हमारे साथ हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में अप्स भी देखे, डाउन्स भी देखे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यूअसली मेहनत करते चले गए। हमारे साथ अमीन कुंजाही साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम जुगन काजिम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा तारुफ करवा दिया मेरा। अच्छा अमीन साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी थोड़ी सी सैड भी है और हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं। ऑफ कोर्स। तो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ पे हुई? आप कहाँ पैदा हुए? हाँ जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सैड भी होती है, और मैं समझता हूँ थोड़ी सी इस बात को एक्सप्लेन कर दूँ कि सैड ज़्यादा होती है ज़िंदगी। फूल जो होते हैं ना कुछ देर के लिए खिलते हैं, खुशियाँ ऐसी हैं, कांटे परमानेंट रहते हैं, वो लंबा अरसा चलते हैं, और ज़िंदगी में ये ज़्यादा हिस्सा है। और मैं गुजरात में पैदा हुआ, पंजाब, 1961, 18 फरवरी 1961। और फिर कोई जब 3.5 साल का था तो हम समुंदरी शिफ्ट हो गए मेरे बाबा और विद फैमिली। तो मेरी ज़िंदगी की जो पहली याददाश्त थी ना जी, वो समुंदरी लायलपुर में थी। ठीक है। 3.5 साल का था, तो मुझे याद है। फैसलाबाद। हाँ जी, मैं उसे लायलपुर कहता हूँ क्योंकि, और मुझे उससे एक अच्छी वाइब फील होती है। तो वहाँ से फिर मूव हुए, तो मैं तकरीबन 72 में 11 साल का हो गया था, और मैं पतंगबाजी कर रहा था घर की छत पे, और वो मैं पतंगबाजी करते हुए गिरा, टांग टूट गई और राइट थाई बोन टूटी, फीमर। और उसके बाद जो इमीडिएट, उस वक़्त इतना मेडिकल फैसिलिटेशन अच्छी नहीं थी कि ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट कोई कुछ नहीं था। वो जो भी हमारा था ना वहाँ का लोकल एक क्या ले मेडिकल सेंटर या रूरल हेल्थ सेंटर, उसमें मुझे ले जाया गया, और वहाँ पे जो इमीडिएट जो भी थे डॉक्टर्स, उन्होंने टांग मेरी काफ़ी स्वेल कर गई थी, तो उन्होंने वेट बांध दिया पहले कि इसको सीधा करना है, टांग काफ़ी स्वेल हो गई है टूटने की वजह से हड्डी। तो उसके कुछ हफ्ते बाद उन्होंने मुझे प्लास्टर कर दिया, इस टांग से लेके पूरा मेरा ये पेल्विस तक कवर हो गया और सीधा।
उसने कहा जी 4 हफ्ते बाद आपने इसको ना एक्सरे करवाना है और देखना है कि हम देखेंगे कि इसमें हो रहा है हीलिंग के नहीं। तो वो 4 हफ्ते 8 हफ्तों में, 8 हफ्ते 12 हफ्तों में चले गए। क्यों? वो कह रहे थे जी कि बोन अभी पूरी तरह हील अप नहीं हो रही। और वो मुझे 3 महीने मैं बिल्कुल ऐसे उस पे रहा। फिर वो जो प्लास्टर 12 हफ्ते के बाद खुला तो उन्होंने हमें घर जब भेजा तो मेरे बाबा ने देखा कि मेरी ये टांग तो बड़ी है, ये टांग जो थी 10 इंच इससे छोटी हो चुकी थी। 10 इंच कैसे छोटी हो गई? उसने टूटी हड्डी यूं, उसको यूं रखना चाहिए था, उसने ओवरलैप कर दी। आए हाय, तो वो 10 इंच जो है वो 10 इंच आफ्टर 3 महीने के बाद जब मेरा प्लास्टर खुला तो, और फिर खुलने के बाद जब मैं घर चला गया ना तो मेरे बाबा ने डॉक्टर से कहा यार ये 10 इंच छोटी होगी, की होएगा? उन्हें नहीं ठीक हो जाएगा, तुसी घबराओ ना। हम घर चले गए। जब घर गए तो 2-3 दिन के बाद मेरी ये जो 10 इंच छोटी थी ना, ये टांग कर्व करके यूं हो गई, मुड़ गई अंदर। हम फिर उठे, बाबा मेरे लेके गए उसके पास, उसने फिर मुझे एनेस्थीसिया दिया, बेहोश करके उसने मेरी टांग खींची, प्लास्टर फिर चढ़ा दिया। फिर 4 हफ्ते, फिर 3 हफ्ते का प्लास्टर, 3 महीने का, 12 हफ्ते का, 3 महीने का जी। वो मैं जनाब फिर उससे भुगता, लेकिन उसने जब फिर खोला लेकिन कुछ भी नहीं था, हो ही नहीं सकता था। और फिर हम लोगों ने, मेरे माँ बाप, क्योंकि असी पेंडुआ बेसिकली बिलोंग टू गाँव, तो हम लोगों को फिर मशवरे बहुत होते हैं। मेरी माँ को कोई कहे कि वो तिलों वाला तेल मल मुंडे नूं, ये देखी करिश्मा हो जाना है, मुंडा खलो जाएगा। अच्छा, फिर कोई कहे जी ट्रांसफार्मर का तेल ले आओ, वो बहुत अच्छा है। ट्रांसफार्मर का तेल? ये जो होता है ना वापडा का ट्रांसफार्मर बड़ा। सर मुझे पता है, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब उस वक्त तो ये बड़ी नॉर्मल और कॉमन चीज़ें होती थी। जी बिल्कुल। आज सुनते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है, बट वो जनाब, लेकिन फिर मैं ना डॉक्टर पहलवान दे कोल ले जाओ, पहलवान को ले जा और सीधा कर तो देगा। कच्चा करके फिर करेगा। अच्छा, मैं डॉक्टर फोबिया हो गया था। और आपके ऊपर तो फिर बच्चा, वो भी 11 साल का 11 साल। एक्सपेरिमेंट, अब इस वक्त तक 12 साल उम्र हो गई होगी, 3-3 महीने करके ये वो करके 12 साल हो गई। तो मैंने डॉक्टर के पास हम जाने को तैयार नहीं थे, मुझे पसीने आ जाते थे जब डॉक्टर का नाम सुनता था मैं। तो मैंने कहा था कि नहीं। तो फिर ये हुआ कि मैं बेड पे ही रहा, देसी इलाज टोटके करते रहे, कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई का पढ़ाई क्या उस वक्त मैं 5वीं में था जब मैं गिरा, और 5वीं में ही रहे? 5वीं में ही रहा। और फिर मुझे इस प्रोसीजर को 10 बरस बेड पे मैं रहा, 24/7, 72 to 82 बिस्तरे में थे? 24/7, खाना पीना, वॉशरूम, एवरीथिंग मेरे माँ बाप बहन भाई करते थे बेड पे। और मैं ना उठ सकता था, मुझे खौफजदगी होती थी कि टांग फिर ना टूट जाए, हिल ना जाए, एक फोबिया था। इतनी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे। और उसके बाद ये हुआ कि मेरा ताल्लुक डेवलप हुआ, रेडियो पाकिस्तान सुनता था, पीटीवी था एक, और मेरी एज 11 बरस से लेके तो 82 तक 21 बरस का मैं हुआ। और उस 10 बरस में मैंने फिर जो नॉलेज गेन की। नहीं, अब ये मेरा सवाल है कि देखें, एक ब्रॉडकास्टर, जी बिल्कुल, राइटर, जी बिल्कुल, कॉलमिस्ट, वाओ, पोइट्री, ऑफ कोर्स, ये फिर कैसे हुई? ये देखिए, जो बंदा बिस्तरे में पड़ा हुआ है ना, वो स्कूल जा रहा है ना, वो कुछ कर रहा है, ऊपर से आप गांव में, गांव में भी कोई इस तरह की फैसिलिटीज तो नहीं होती कि बेड पे लेट के आप कंप्यूटर पे काम करो। कंप्यूटर तो बाद में वो तो घरों में आम आए, तो देन हाउ? ये इस तरह हुआ ना जी कि मेरे बाबा, फिर हम लोगों को, मेरा भाई था वो पोस्ट ऑफिस में था, तो हम पिंडी शिफ्ट हो गए, ठीक है, ट्रांसफ़र हुई तो हम पिंडी आ गए। तो पिंडी भी मैं बेड पे था, मेरा कोई नहीं था। लेकिन पिंडी आने से ये हुआ कि मुझे घर में पहले तो किताबें पढ़ी हुई मिली अल्लामा इकबाल की, बांगे दरा, बाले जबरील, ज़रबे कलीम। अच्छा, घर में किसे पढ़ने का शौक था? मेरे बाबा को था। वो अपने 6 भाइयों में 2 भाई थे जिन्होंने मैट्रिक किया था बिफोर पार्टीशन, ठीक है, उनमें मेरे बाबा भी एक थे। तो उसकी वजह से उनको इकबाल से मोहब्बत थी। और फिर मैंने इकबाल का पढ़ा, शिकवा, बांग उसमें, और फिर
जो थी ना लैनन खुदा के हजूर में, वो नज़्म मुझे बहुत पसंद थी उस वक्त। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं अपनी 13-14 साल की उम्र में मैं गज़लें सुनता था मेहदी हसन साहब की। क्या बात है। और मैं उस्ताद अमानत अली की ठुमरी सुनता था, कैसे गुज़र गई है जवानी ना पूछिए। वो ये गाते थे तो मैं कहता था कैसे गुज़र रही है जवानी ना पूछिए। क्या बात है। और वो उन दिनों निखार प्रोग्राम आता था पीटीवी पे, शफाक साहब उसके होते थे मेज़बान, और मुझे क्रेज़ था म्यूज़िक अब का। देखे ना सर, यही तो बात है, मेरा ये गिला है हर चैनल से कि आप एक्चुअली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हैं। ऑफ कोर्स आप जैसे आपकी ज़िंदगी में रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा। ना होता तो पता नहीं क्या होता। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मैंने ज़िया-उल-दीन शो सुना है, ज़िंदगी से डरते हो। कैसे बड़े बड़े लोगों का आप नाम ले रहे हैं। अब वैसे लोग अगर होते तो फिर हमारी मीडिया के ये हालात ना होते ना। बाखुदा मैंने उनको शफाक साहब भी चले गए, शफाक साहब चले गए, लेकिन ये मेरी एक ब्लेसिंग है कि जब मैं व्हीलचेयर पे आया और फिर मैं बैसाखियों पे जब आया तो व्हीलचेयर। अच्छा, व्हीलचेयर पे कैसे आए? जो बच्चा उठ नहीं पाता था हाँ जी, मैं बिस्तरे बताता से। हूँ जी, बताता हूँ। मैं जब पिंडी आए ना जी, तो पिंडी में एक रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ के जो हेड थे उन दिनों वो आर्थोपेडिक सर्जन थे, फैज़ अख्तर उनका नाम हाँ था। जी, बहुत बड़ा नाम था। बहुत बड़ा नाम। ठीक है जी। उस वक्त मेरे बाबा को किसी ने कहा यार ओनू वहा वो लोरों आंदा है हफ्ते च एक बारी 2 बारी, तो मुझे वो वहाँ ले गया रेलवे हॉस्पिटल। Bless him. हाँ, उन्होंने देखा, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और हम्बल थे बड़े। मुझे देखा उन्होंने। अब नहीं है ना? अब नहीं है, बहुत अरसा हो गया उनके। बहुत अरसा हो गया। और उनकी उन्होंने दुकान को बहुत ही व्यूअर्स, वन ऑफ दोस डॉक्टर्स जो सेलिब्रिटीज की तरह फेमस थे। ऑफ कोर्स ही वाज अ स्टार अपनी फील्ड का। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे बाबा को कहा यार मैं यदि लत सीधी कर देंगा लंबी नहीं होनी है, ਉਹਦੇ हथे है कि ब्रेस पाना पेगा। उन्होंने फिर मेरा रीऑपरेट किया, उसमें रॉड डाला मेरी टांग में, टांग मेरी बेंड नहीं हो सकती थी। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अब फौजी फाउंडेशन चले जाओ, वहाँ ट्राई कर लो कि ब्रेस बन जाए इसका। हाँ, उन्होंने उसके लिए भी खैर प्रोसीजर था, क्योंकि पहले ऑपरेशन हुआ, फिर मैं व्हीलचेयर पे आया। उस ऑपरेशन के बाद फिर मुझे क्रिकेट का बहुत क्रेज़ था, मैं व्हीलचेयर पे बैठ के क्रिकेट खेलता था, सदके। लेफ्ट हैंड। बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें वसीम हसन राजा मेरे फेवरेट थे, वो लेफ्ट हैंड थे पाकिस्तान टीम में। आप लेफ्टी हैं कि राइटी हैं? मैं लेफ्टी, आप हैं हुई लेफ्टी। अच्छा ठीक है। लेफ्ट हैंड बॉलर, फिंगर स्पिनर एंड लेफ्ट हैंड। और मुझे ये यकीन था कि अगर मैं फिट होता तो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलना था। मेरे में इतना आई वाज अ वेरी पैशनेट अच्छा। अबाउट क्रिकेट। और 75 में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ मैं बेड पे था और मैंने छोटे से ट्रांजिस्टर पे पूरी कमेंट्री सुनता था। लंदन में, इंग्लैंड में 3:30 कमेंट्री लगती थी पाकिस्तान टाइम, और 11 साढ़े 11 बजे तक वो चलता था और आप सुनते थे? और सुनता था। और उस वक्त और करने को भी कुछ नहीं था। और उसमें फिर वो मुझे शौक होता था कमेंट्री करने का, बॉलिंग का। नाउ द रॉबर्ट्स इज कमिंग रनिंग अवे पास द अंपायर एंड बॉल टू ज़ाहिर अब्बास एंड इज बीटन ऑन द ऑफ साइड द विकेट। तो वो मुझे बड़ा, वो मैं फिर करता था कि जब उसने स्टॉप किया है तो बॉल मिड ऑफ पे गई होगी, अज्यूम करता था। उसने कहा ना ही प्लेस द ऑन साइड, मैं सोचता था स्क्वायर लेग मिड विकेट। क्या बात है सर। हाँ जी, मैं ये सोच के उसको कंसीव करता था। और फिर वो कहता था ही इज बीटन, दैट मीन्स के आउटसाइड द ऑफ स्टंप वो बीट हो गया। तो इस तरह मुझे वो क्रेज था वो क्रिकेट का। अच्छा, अब डॉक्टर ने सर्जरी की? सर्जरी कर दी जी। फिर क्या हुआ? रॉड पैन आ गया टांग में, टांग सीधी होगी। लेकिन उस वक्त आपकी जहनी हालत क्या थी? देखें व्यूअर्स, एक लम्हे के लिए सोचें, एक छोटा सा बच्चा 10-11 साल का, देखें पतंगबाजी से बड़े बड़े हमने डिज़ास्टर्स होते हुए सुने, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी पतंगबाजी की, उनके साथ नहीं हुआ कुछ। तो ये तो नहीं हो सकता ना वो, जैसे कि कहते हैं कि वो पतंगबाजी वो उस वक्त एक किस्मत का ऐसा खेल था जो इन्होंने जिसका हिस्सा बनना था। वो फ्रैक्शन मोमेंट था वो। अच्छा, अब चोट लगी, अब यही चोट अगर शहर में लगती शायद वो मामला उसी वक्त रिजॉल्व हो जाता। Of course. अच्छा,
एक बच्चा है जो 11 साल की उम्र से लेके 21 साल की उम्र तक बिस्तरे में पड़ा हुआ जी है। बिल्कुल। अब वो 21 साल का कहने को जवान हो चुका है, लेकिन एक्चुअली तो वो बच्चा ही है, वाह। क्योंकि उसका ना किसी से कोई इंटरेक्शन रहा है बाहर दुनिया के साथ, घर आ गए कोई मिलने के लिए तो मिलने के लिए, लेकिन बच्चे भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं जो खेल सकते हैं। खेल सकते बिस्तरे हैं। में पड़े हुए बच्चे के साथ बच्चे कौन कौन खेलता है, खेलता है? सीधी जो बात है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अब एक 21 साल का लड़का, उसकी फिर से सर्जरी हुई है जो 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी। उस वक्त आपकी मेंटल हालत क्या थी? आई एम एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और मेरा गॉड गिफ्टेड था, आई डोंट नो, कि मैं एक्वेरियस हूँ बाय बर्थ, 18 फरवरी, और पाइसिस के बीच की बात है। तो शायद ये लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, मैंने जो कंसीव किया है, और इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं और फ्यूचर में रहते हैं, पास्ट में नहीं रहते। तो जो फ्यूचर में रहता था मैं, देखिए एक लड़का जो आपने डॉक्टर बिल्कुल पे नहीं सही जा कहा। रहा, बिल्कुल। इनके हाथ चढ़े तो आपने सर्जरी भी करा ली। इसलिए कि इनफ इज इनफ हो चुका था, बस हो गई थी। बस हो गई। और डॉक्टर भी तो अच्छे थे। डॉक्टर भी अच्छे थे, यही सबसे बड़ी एक थी जो प्लस पॉइंट था ना। उन्होंने क्या, यार फिक्र ना कर, तेनू प्लास्टर नहीं लाएगा। उसने प्लास्टर नहीं लगाया, उसने काटा टांग मेरी बोन को पीसीज में, उसमें रॉड रखा और उसको जोड़ा और स्टिच करके पट्टी लगा दी। क्योंकि व्यूअर्स मैं एक बात बताऊँ, मैं खुद भी प्लस्तर मुझे लग चुका है, मेरे बेटे हमजा को भी 2-3 दफ़ा उसने अपनी चीज़ें भरनी है। आपको तकलीफ इतनी नहीं होती जितनी आपको प्लस्तर तंग करता है। वो इसीलिए तो अब प्लास्टर सख्त वाला ऑलमोस्ट खत्म हो गया दुनिया में। अब तो खत्म हो गया, अब सॉफ्ट वाला आ गया। अंदर आपको खुजली हो रही है, स्मेल आ रही है, गर्मी लग रही है, ठुठरती सर्दी में आपके अंदर बाजू में लग रहा है जैसे कीड़े चल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। और मेरी माँ मुझे सिलाई देंदी सी, ए पुत्र इत्थों खारिज कर ले, हाय हाय, और वो और जख्म बनाती थी। वो कॉटन भी होता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो पूरा प्लास्टर, और मेरा ये पेल्विस से लेके पूरा। अच्छा, तो अब आप मान भी गए, सर्जरी हो भी गई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जी कि अब पहले व्हीलचेयर पे आओ। देखो, व्हीलचेयर के बाद उन्होंने मुझे बैसाखियों पे खड़ा किया, बैसाखियों पे, क्रचीज पे। ठीक है। मैं क्रचीज पे चलना शुरू हुआ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्रचीज पे भी जाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल बूट बनवाया फौजी फाउंडेशन से। एक पाँव ये मेरा 10 इंच का अलहदा उसने अंदर रख के ना, सोल एड़ी टाइप, और ये नॉर्मल बूट। तो वो मैं कोई 6 महीने वो लिया, 82 से लेके उसमें मैं रहा। फिर उन्होंने कहा कि यार अब तू ब्रेस के लिए जा। जब मैं ब्रेस के लिए गया तो मुझे वहाँ की फौजी फाउंडेशन का जो थे ना टेक्नीशियन, उन्होंने कहा सर हम ब्रेस उसका बनाते हैं जो इसकी यहाँ नी से टांग कटी हो। हाँ जी। आपका ये पाँव भी है तो ये मुश्किल है। मेरे बाबा ने कहा कि नहीं यार आप बना दो, पैसे हमारे ज़ाया होंगे, अगर ना चला तो इट्स ओके, हमें एक ट्राई करने दो। तो वो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी है तो बढ़ा देने हैं। तो उन्होंने बना दिया। वो फिर मेरा पाँव अब यहाँ है, इस जगह पे ओरिजिनल। ठीक है। ये मेरी पूरी लेग है। ठीक है। ठीक है। इसको जब मैं उतार देता हूँ तो मैं अब भी क्रॉल करता हूँ अपने घर में। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं एक मेरे और बैसाखी पे भी चल सकते हैं? नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे मसल्स कमज़ोर हो गए हैं इस टांग के भी ड्यू टू। और ये तो बिल्कुल अब वो सूखी होगी, ये एक कैरी करूँ मैं इसको। बट आप चल तो सकते हैं स्टिक के साथ, विद द हेल्प ऑफ स्टिक। ठीक है। ठीक है, इसको उतार दूँ तो फिर नहीं मैं चल सकता। मैं क्रॉल करता हूँ। लेकिन भैया देखे ना, वो बच्चा जो बिस्तरे में पड़ा हुआ था, बिल्कुल, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे अंदर एक एनर्जी थी। लेकिन फिर आपने रोजी रोटी भी कमाई, आपने काम भी किया। ये तो नहीं है कि आपने अपनी कहानी सुना के अपने आप को कुछ किया। आप तो वो वाली पर्सनैलिटी हैं जो टांग का बताते ही नहीं है। ये तो हमें बाद में पता चला जब इनको हमने कहा कि हमने इनको बुलाना है, इतने बेहतरीन ऑथर वगैरह, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर अपनी कहानी सुना दें। वो आपने जो काम किया वो तो और भी, जिस तरह राइटर एंड ऑथर एंड ब्रॉडकास्टर, तो लोग बड़े आए गए इस दुनिया में, लेकिन इस किस्म की इंस्पिरेशनल स्टोरी बड़े कम लोगों की है। ये अल्लाह का करम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ाई की तरफ? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। पढ़ाई की तरफ मेरा शौक था क्रिकेट ना, तो मैं अपने घर के सेन में बिस्तर पे बैठ के ना, लॉन था उसमें, सामने एक बंदे को गेट के बड़े खड़ा कर देता था, बॉल मैं पकड़ लेता था, तो मैं बॉल उसको कराता था बैठ के, लेग वही जो स्पिन और ये, और वो बोल्ड उसको कर दिया, खुश हो जाता था। तो मेरे घर के साथ हमसाए थे, क्रिश्चियन फैमिली थी,
नासर फैमिली थी और उनके एक मिलने वाले आए हुए थे, उनके भाई इंग्लैंड से। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार ये बच्चा बड़ा प्यारा सा है, तो मैं इससे मिलना चाहता हूँ, ये इधर क्रिकेट खेलता है, इसको क्या हुआ है। तो वो मेरे पास आए, मुझसे बातचीत की, उन्होंने मुझे पूछा कि आप पढ़े हो। मैं जब उन्होंने मेरे से सवालात किए ना, तो मेरे पास नॉलेज बड़ी थी, और वो नॉलेज मुझे कहाँ से आई थी? पीटीवी से। वो मुझे कसौटी ने दी थी, वो मुझे ज़िया मुहीउद्दीन ने दी थी, वो मुझे नीलाम घर ने दी थी, वो मुझे जवेद जब्बार ने दी थी, वो मुझे लाइक अहमद ने दी थी। यू सी, लोग हमारे पुराने पीटीवी की चीज़ों को देखते हैं और कहते हैं ये क्या पुरानी दकियानूसी चीज़ें हैं। व्यूअर्स, लोगों की ज़िंदगियां बदलते थे उस वक्त के ब्रॉडकास्टर। ऑफ कोर्स। हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं? हम गप्पे लगा लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये बहुत बड़े बड़े लोग थे। मुझे अशफाक साहब, मुझे शौक़ हुआ कि मैंने अशफाक बाबा जी से मिलना है। मेरे अंदर एक क्रेज़ था, और तब मैं बेड पे था, उनके ड्रामे आते थे, मुझे एंजॉय करता था। बानू कुत्सिया माजी, उनको मैं एंजॉय करता था, उनकी राइटिंग्स को। फिर मैंने उन्हें ख़त लिखा, मैंने कहा जी मैं हूँ इस तरह, और उन्होंने कहा अच्छा बेटा जब तू चलेगा तो तू लाहौर दास्तान सराय आना। फिर जब मैं 84 में काबुल हुआ तो मैं फिर लाहौर आया, दास्तान सराय, माँ जी से मिला, बाबा जी से मिला, और उन्होंने मुझे देखा। मैंने उन्हें उनके ड्रामों के बारे में, एक मोहब्बत सौफ साने बाबा जी के, बहुत हमने एंजॉय किया। वो वाला जो कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ जिसमें कुर्रतुल ऐन में बने थे, तो और नवीन ताजी को उनकी बेटी बनी थी उसकी। तो मैं वो एक मोहब्बत सौफ साने को जानता था। उनका वो यार मुड़िया तू तो बहुत दूर का बंदा है। मैं क्या सर मैंने तो तलकीन शाह भी मैं सुनना वा 3:05 तो लैके 3:16 तो लाहौर रेडियो तो कहते अच्छा लैता तू तो बहुत ही चलाक आ बच्चा। मैं क्या जी बाबा जी तुहाडे कोल आना सिखड़ा कि वो की सिखना। मैं क्या जी बस यही जो ब्रॉडकास्टिंग तुसी करदे हो। मैं क्या जी मैं तो चाहता हूँ कि मैं टीवी वगैरह में आऊँ, लेकिन मैं टेक्निकली बाय फॉल्ट उसमें नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा खैर है पुत्र, जो रेडियो ते बंदा शहजादा सलीम बनता है ना, वो अंडरवेयर ते बनैन पा के भी बन सकता है। बिल्कुल सही। मैं कहा जी ये तो कमाल की गल हो गई। फिर मैंने वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग की तरफ मेरा हुआ। मैंने टेस्ट दिया आवाज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाज़ अप्रूव होगी और मैं ए कैटेगरी। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं रेडियो पाकिस्तान पहली दफ़ा गया टेस्ट देने, मैं उन दिनों व्हील चेयर पर था। मेरा घर वाले मुझे टैक्सी करा के गए। तो बड़ी एक हर्टिंग लाइन है ये कि मैं जब रावलपिंडी 303 पेशावर रोड रेडियो पाकिस्तान के कॉरिडोर था उनके स्टूडियोज़ का, तो उसके 2 स्टेप थे। तो मेरे भाई ने पीछे से व्हीलचेयर वो मूव कर रहा था, तो आगे एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसे कहा कि यार ये जो है ना ये इसके पैडल वहाँ से इसको उठा के मुझे ज़रा मदद कर दो। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा इनू इत्थे आने की लोड़ की सी। एंड आज तक मेरे कानों में ये गूंजता है। फिर मैं बड़ा हार्ट हुआ उस वक्त। मैं फिर जब गया स्टूडियो, मुझे एक स्क्रिप्ट दिया गया, मैंने वो जब पढ़ा तो मैं पहले ही उसमें क्लियर हो गया। और जो मेरी पहली प्रोड्यूसर बनी ना प्रोग्राम की, वो शमा खालिद थी। क्या बात है। उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया कॉलेज मैगज़ीन, और उसमें मेरे साथ जो को थी ना, वो थी नायला जाफरी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो नायला जाफरी पहले थी नायला जहीर। उनके साथ मैंने पहला रेडियो शो किया, और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सिलसिला ऑफ कोर्स काम का शुरू हो गया। तो सर, इन कंक्लूजन आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे मोटिवेशन के लिए? आपके काम के बारे में मैंने आपसे कभी और बात करनी है। आज मैंने आपको सिर्फ एक इंस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बुलाया था, इसलिए मैंने वो दास्तान सुनी जो लोग जानते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं पीटीवी के और जो जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैं चाहती थी कि वो अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया शुक्रगुजारी से आपकी वजह से। आज की थीम ही हमने आपसे रिलेटेड रखी, क्योंकि सर जब आप हर सिचुएशन में अपने आप को सुरखरू करके ऐसे निकले अल्लाह ताला की मदद से, लेकिन अपनी एफर्ट थी ना। अल्लाह तो सबकी मदद करने के लिए तैयार है, हम नहीं कदम उठाते, हम कदम नहीं उठाते। और आप कदम नहीं उठा सकते थे, आपने फिर भी उठाया। ये रब का करम है। तो आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? देखें जी, मैसेज यही है कि सबसे पहले तो आपके अंदर एक अर्ज होनी चाहिए,
विगरनेस कुछ करने की, अगर जब तक आपके अंदर वो ख्वाहिश नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरे ऑनेस्टी और टॉलरेंस, अगर आपने माशरे में अपनी ज़िंदगी को कैरी करना है और उसमें फिर आपके दोस्त अहबाब, चूँकि मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरे दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली ने ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं माजूर हूँ। क्योंकि अगर मैं ये इस एहसास में चला जाता तो फिर आज मैं आपके साथ यहाँ ना बैठा होता। बिल्कुल, आप शायद इस दुनिया में ही ना होते। ऑफ कोर्स, क्योंकि बिस्तरे में जब इंसान पड़ जाता है तो वो फिर जल्द ही दुनिया से रुखसत भी हो जाता है। क्योंकि वो कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक अर्ज था, एक रोमांस था ज़िंदगी से कि मैं उसको जीना चाहता था। और फिर आपने बहुत भरपूर अंदाज में जिया। ऑफ कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट टाइम जब तकलीफ देंगे तो यहाँ से हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि फिर जो अचीवमेंट्स की, ऑफ कोर्स, नैला जाफी साहिबा के साथ तो चले आपने वो किया हाँ प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान पे, बट देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और फिर यहाँ तक जर्नी कभी और डिस्कस करेंगे। एक टीजर के तौर पे आज हमने आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी से व्यूअर्स मिलाया जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है और आप लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन होने चाहिए। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, बात करेंगे आर्ट के स्कोप की इन पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्ट के स्कोप की इंटरनेशनल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया कि आज हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ आर्ट इन पाकिस्तान। अब आर्ट से मुराद मैं नहीं कर रही सिर्फ एक्टिंग और होस्टिंग और इन चीज़ों की। एक्चुअली जब पहले भी आर्ट की बात होती थी तो हम विजुअल आर्ट्स की बात करते थे, हम इवन इंटीरियर डिज़ाइन, इवन आर्किटेक्चर उसके ज़ुमरे में आता था। अब जब आर्ट की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं एक्टर। इट्स एक्चुअली नॉट दैट सिंपल। आर्ट की फील्ड के अंदर फ़नून लतीफ़ा में बहुत सी चीज़ें आती हैं और आज स्पेसिफ़िकली हम ऐसी पर्सनालिटी से बात करेंगे जिन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी में अपना तो नाम रोशन किया, ख़ानदान का नाम रोशन तो किया, लेकिन हमारे मुल्क का नाम भी रोशन किया। ऐसी बहुत ही ब्रिलियंट एंड बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जो अगर मैं कहूँ कि हमारे शो का ऑन एंड ऑफ रेगुलर हिस्सा ही रहते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी, हम इनको घसीट ही लेते हैं अपने पास। हमारे साथ ब्रिलियंट इंटरनेशनली राउंड RM नईम हैं, विजुअल आर्टिस्ट, एजुकेशनिस्ट। आपकी सर्विस को एडमायर करते हुए आपको बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया एंड ऑफ कोर्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से ऑन नेशनल लेवल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप हर दफ़ा जब भी याद करती हैं हम पहुंच ही जाते हैं। आई नो एंड आई एम सो ग्रेटफुल। आपको ना कहना ज़्यादा मुश्किल है, हाँ कहना आसान है। क्योंकि जो एंड पे बैठे हुए हैं साहब, उनको पता है कि मैं चिच्चड़ हो जाती हूँ। मुझे हमें बचपन में लोग चिच्चड़ जुगन्नी कहते थे। देन वी हैव विद अस ए वेरी सिविलाइज्ड जेंटलमैन जिनको अभी तक सही तरह नहीं पता चला कि मैं किस किस्म का नमूना हूँ। शो के एंड तक पता चल जाएगा आपको भी सर। माशाल्लाह डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन एट द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। मेरे जैसों से इनका अक्सर क्योंकि टाकरा रहता है तो इसलिए ज़्यादा शौक में नहीं जाएंगे डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद असगर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैडम, सेम हियर। एंड देन अ डियर फ्रेंड, अ ब्रिलियंट इंडिविजुअल, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आर्ट गैलरिस्ट हैं, क्यूरेटर हैं, खुद भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पर्सनैलिटी हैं। बस इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, आपको ये नहीं समझ आएंगी कि गैलरिस्ट है या शेफ़ है, लेकिन इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। वी हैव दी इनकम्पेरेबल उमर नबी विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जुगन। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर एंड एन ऑनर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम, Thank ऑल you. थ्री ऑफ यू। आपसे ही बॉस बात का आगाज़ करते हैं। आप तो पढ़ लिख के इस तरफ आए, बड़े लोग जो हैं वो पढ़ लिख के नहीं आते इस फील्ड की तरफ और फिर खुद टीचर्स का लेवल हासिल कर लेते हैं। आर्ट में एजुकेशन हासिल करना आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है? बिकॉज यू आर पीपल हु हैव अराइव्ड ऑलरेडी। आपकी नज़र में तालीम कितनी ज़रूरी है आर्ट की? देखें, मेरी नज़र में तालीम बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप ट्रेडिशनली देखें, आर्टिस्ट को देखें, जो कि मैं विजुअल आर्ट की बात कर रहा हूँ, वो उस्ताद शागिर्द की रिश्ता होता था। बड़ा अरसा उस्ताद और शागिर्द की एक रिलेशनशिप चलता था। वो उनको ट्रेन करते थे, रिपीटेडली ट्रेन करते थे और उस सेंस में वो फिर माहिर बन जाते थे, उस्ताद के शागिर्द भी माहिर बन जाते थे। आजकल के ज़माने में उस्ताद शागिर्द वाला सिलसिला ज़रा ख़त्म सा हो गया है।
हर फील्ड में? हर फील्ड में। सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे कि आपने किस तरह ब्रश को इस्तेमाल करना है, किस तरह आपने अपनी वसली बनानी है, किस तरह आपने अपने रंग को पेश करना है, तो फिर आपके लिए कॉम्पोजिशन कैसे बनाने हैं, सो फिर आपको बहुत एक डिसएडवांटेज होएगी। यस, कुछ लोगों में इनहेरेंट टैलेंट होता है और वो खुद से सीख जाते हैं, पर वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। सो जब तक आप अपने टैलेंट को ग्रूम नहीं करेंगे, आप बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं? डॉक्टर साहब, ऐ तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है क्या? यू आर द रॉन्ग पर्सन टू आस्क कि कितनी ज़रूरी है तालीम, लेकिन क्योंकि आपकी नज़र से और आपके सामने से इतने यंग लोग गुजरे होंगे जो शायद पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे लेकिन टैलेंट में बड़े आगे थे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें नहीं ज़रूरत सीखने की। मैं एक्चुअली यहाँ से शुरू करूँगा कि अगर आप यूरोप की बात करें और उनके जो आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात करें, तो उनमें एक शिक मौजूद होती है कि अगर आपके पास टैलेंट है, शो योर टैलेंट एंड वी गिव यू द एडमिशन। तो ऐसा मैंने ख़ुद भी होते हुए देखे हैं जहाँ से मैंने अपनी स्टडी की है। तो आर्टिस्ट के लिए प्राइमरीली कोई तालीम का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मेरे दोस्त बता रहे थे कि इसमें एक इनबोर्न टैलेंट होता है और वो उसको आगे लेके चलना चाहे तो वो अपनी जवाहिर जो है ना वो आर्ट के दिखा सकता है। लेकिन जब आप एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ या कॉलेज लेवल पे हूँ, तो उसमें फिर तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप आर्ट की तालीम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ आपको एक अच्छा अपने फील्ड में मास्टर होना भी ज़रूरी है और एक्सपर्ट होना भी ज़रूरी है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ना वो एक आर्ट जो है वो हम बहुत आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट हु इज नेचुरली टैलेंटेड, तुसी की कहोगे? मुझे लगता है बट हर इंसान आरएम नहीं बन सकता, ये मैं बार बार कह रही हूँ। जहाँ से आरएम नहीं आया है ना, मेरा हमेशा ध्यान उस तरफ रहता है। आरएम नहीं में आया उन 85% लोगों में से जो बैठ के प्रोग्राम देख रहे होंगे, और पीटीवी की जिम्मेदारी कि उन्हें एजुकेट किया जाए। मेरा ख्याल है वो जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये कि एजुकेशन में जो तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इदारे सिर्फ ज़िम्मेदार ना हो, आप इदारों पर जिम्मेदारी ना डालें। तालीम घर से शुरू होती है कि आपने जब बात करते हैं आर्ट एजुकेशन की तो आप बेसिकली एस्थेटिक्स की बात कर रहे हैं, और हमारी हिस्ट्री आप उठा के देखें तो वहाँ से जो निशानी मिलती है वो गंधारा से जो मिलेगी आपको, वो क्या मिलेगी आपको जाकर हिस्ट्री में आप पीछे जाएँ, एक डांसिंग गर्ल और एक किंग प्रीस्ट। फिर क्या हुआ कि हिस्से लतीफ़ को बीच में तोड़ा गया जिसकी वजह से आजम ऐसे हो गया। अब हम सारे मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। तो उसमें अब इस वक्त में अगर आप कहें कि सिर्फ इदारों पे बोझ डाल दें तो मेरे ख्याल ना डालें। ये घर से तालीम, घर से अपने बच्चों के अंदर वो हिस्स डेवलप करना शुरू करें ताकि वो उस इदारे में जाके बेहतर परफॉर्म करें। आज भी इस वक्त इस फील्ड में जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं मोस्टली वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी उस्ताद शागिर्द के पास सीख रहे थे। लेकिन जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम आपका टाइम बचा देता है, क्योंकि सिस्टम में सारे एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। लेकिन अगेन जब उस्ताद होता है तो उस्ताद का काम आई थिंक सिखाना नहीं है, शागिर्द जो है वो क्यूरियस करता है उस्ताद को खुद सीखने पे, और उस्ताद जो है उसे एंगेज करता है, उसको सवाल का जवाब देकर उसके बाद एक और सवाल क्रिएट करता है जिससे कि वो आंसर ढूंढते वक्त उस एक्सपीरियंस से जो सीखता है, आई थिंक वो स्टूडेंट स्टैंड आउट करता है और उसे ही हक होना चाहिए वो रिप्रेजेंट करे इन चीज़ों को। आप कह रहे हैं कि घर से, लेकिन मिस्टर नबी घरों पे तो ज़्यादातर आप किसी भी, बाय द वे ये एक वाहिद फील्ड है जो किसी भी आप बैकग्राउंड के फैमिली की बात कर ले, चाहे वो बहुत अमीर हों, चाहे वो किसी छोटी सी बस्ती में एक छोटी सी झुग्गी में रहते हों, कि अगर आर्ट की तरफ बच्चे का रुझान होने भी लगता है तो घर वाले रोक देते हैं, अनलेस वो खुद आर्टिस्ट हों या कोई उनके अंदर कोई ख्वाहिश रह गई हो जो पूरी नहीं हुई तो किसी बच्चे के थ्रू पूरा कर दे, या उनका कोई इसको वायबल प्रोफेशन तो कोई भी नहीं समझता सर। देखिए ट्रेडिशनली नहीं समझते रहे हैं। अब लोगों के सक्सेसेस देख के आप ख़ुद भी ये चाहते हैं, आप सोच सकते हैं कि हाँ वाकई इसमें एक फ्यूचर है। देखें हर इंसान जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी हो वो सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं होता, या सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं होता, जो ट्रेडिशनली बड़े पुश किए जाते हैं फैमिलीज़ में, ख़ास तौर पे हमारे इलाके में, कि जी मेरा बड़ा होकर बच्चा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। सो कोई ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा बड़ा होकर आर्टिस्ट बनेगा। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं जब अमेरिका पढ़ने गया, मैंने वकील बनना था क्योंकि मेरे दादा एक सक्सेसफुल वकील थे। तो फिर जब मैंने वकालत का पेशा इंटर्नशिप करके रियलाइज़ किया कि जी ये तो मैंने नहीं करना, मेरे पास तक काम नहीं है, तो फिर
मैंने बैंकर बनना था क्योंकि मेरे वालिद साहब बैंकर थे। तो मैंने फिर इकोनॉमिक्स पढ़ी, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा, वो शौक से पढ़ा। इकोनॉमिक्स पढ़ी क्योंकि बैंकर बनना था। आके बैंकिंग की भी, फैसला किया कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं तो सारी ज़िंदगी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मुझे घर बैठ के अपनी उल्टी सीधी तारें पकड़ के जोड़ के उनसे चीज़ें बनाने का बड़ा शौक़ था। वो मैं अपने फ्री टाइम में करता था। मैंने कहा मैंने तो चीज़ें बनानी है, मैंने फर्नीचर बनाना है। मेरा रुझान हमेशा आर्ट में अच्छा था मैं, लेकिन किसी ने मुझे पुश नहीं किया कि यार तुम आर्ट में इतने अच्छे हो तो तुम इस फील्ड को क्यों नहीं परस्यू करते। क्योंकि मैंने वकील बनना था या मैंने बैंकर बनना था, हम उस तरफ गए ही नहीं। मैंने फिर जब बैंकिंग छोड़ी तो मेरी फैमिली, मेरी फुफियाँ वो कहती हैं कि हाय एडा पढ़ाया मुंडे नूं अमरीका भेजा तो वेखो आके इन्हें तरखान ही बनना सी ते ए काम ही करना सी ते किड्डे पैसे ज़ाया किते दे उत्ते। आज वो सब मेरे एग्जांपल्स देते हैं। और आपके क्लाइंट्स भी मतलब है क्योंकि मैंने अपने इंटरेस्ट से, अपने शौक़ से मैंने सब कुछ सीखा। मैं किसी इंस्टीट्यूशन सैडली नहीं जा सका, लेकिन मैंने बहुत डिज़ाइन पढ़ा अपने शौक़ से। अपने अमेरिकन कॉलेज में मैंने डिज़ाइन की क्लासेस ली, ड्राइंग की क्लासेस ली, अपना शौक़ पूरा करने के लिए, बिकॉज आई हैड दैट प्रिविलेज, क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ा था। I also bought one of your piece from your first show. Yes, yes, I remember. I have a sofa. And then any time, and then हमारी एक फैमिली की कुछ एंटीक टेबल टूट गई, धाड़े मारते हुए मैंने फोन किया, धाड़े मारते हुए he said calm down, I was like नानो की थी और मैं he said can you, क्योंकि नॉर्मल किसी को बंदे को दिखाया वो हाथ ही ना लगाए, क्योंकि वो बतखों के मुंह में शीशा था एक। और वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं थे ना, इमोशनल मसला भी था, आर्ट भी थी, वो सब कुछ था ना। नहीं, वो बेसिकली ये था कि अगर अम्मी को पता चल गया तो गोडे टूट जाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब सेट हो गया तो उससे मैं कह सकती हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि इस उम्र पे भी डर लगता है कि माँ गोडे तोड़ देगी, क्योंकि तोड़ सकती हैं। खैर, सो बात ये है कि डू यू फील दैट स्कोप है एज अ फुल टाइम आर्टिस्ट, चाहे आप या आर्ट से रिलेटेड कुछ? देखें, बहुत ज़्यादा स्कोप है, थोड़ा नहीं है। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन ये आपको अपना पैशन फॉलो करना है, वो ज़रूरी बात है। अगर आप नहीं देख के कि जी आलम नीम देखो कितने सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, अब कितना कमाते हैं और इसलिए मैं भी आर्टिस्ट बनना चाहूँगा, तो फिर स्कोप शायद नहीं है। नहीं हो सकता। जब आपके दिल में पैशन है तो फिर बहुत स्कोप है, बिकॉज आई एम अ बिलीवर एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, आई एम श्योर, आर बिलीवर ऑफ दिस, कि इफ़ यू परस्यू योर पैशन तो तरक्की आपको फॉलो करती है। सही, लेकिन सर आपके पास भी आते होंगे स्टूडेंट्स और करते होंगे, एंड आई एम श्योर कि ऑन एंड ऑफ पेरेंट्स भी आके कहते होंगे कि करते रहा है या करते रही है, अगे की करना है? जी, हमारे क्योंकि मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और हम एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं फैसलाबाद में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो हमारे पास हर तरह के जो है ना स्टूडेंट्स आते हैं, मुख्तलिफ सराउंडिंग के एरिया से, इवन समटाइम्स कराची से, सिंध से भी आ जाते हैं और जनूबी पंजाब से और इस तरह। तो पहले ये रुझान आर्ट की तरफ स्टूडेंट्स का नहीं था। इफ़ यू टॉक अबाउट कपल ऑफ डेकेड्स बिफोर, तो ये एक एलीट क्लास का कल्चर था और बहुत कम लोग जो आर्टिस्ट बनना चाहते थे वो आ जाते थे, लेकिन ज़्यादातर एज अ शौक की खातिर। लेकिन अब स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको एज अ प्रोफेशन जो है वो करियर अपनाने के लिए वो आते हैं और इसमें आके अपनी वो करते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल करते हैं, फिर आगे भी पढ़ते हैं और इस तरह उसको एज अ कैरियर वो अपनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आर्ट का, अब देखें हमारे 1200-1300 एप्लीकेंट्स आते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल, और हम सिर्फ जो है वो 250 से 250 का हम एडमिशन देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आर्ट का स्कोप तो है और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और पाकिस्तान में इसकी काफ़ी जो है ना इसका स्कोप है। अच्छा, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपने पूरी दुनिया में काम किया है, अपना काम दिखाया है। ज़्यादातर आर्टिस्ट छोड़ जाते हैं पाकिस्तान को, वो बाहर कहीं सेटल हो जाते हैं। यू चोज टू स्टे। जबकि जब किसी और से बात करती थी, सलमान तूर, बाकी ये सारे जो हैं, आई एम नॉट गोइंग टू से हु सेड व्हाट, बट जनरल एटीट्यूड ये था कि इत्थे रह के की करना है, इत्थे तो किसी को समझ नहीं आनी है, इत्थे तुसी 500 रुपये एक पेंटिंग ने मांग दो तो अगला घूम के कहते 400 में नहीं मिल सकती, आप मुफ्त की देंगे, वो कहेंगे चले 10 रुपये साथ में दे दें। ये प्रॉब्लम है ना, एक ये सोच है। आर्ट को आप अंडे टमाटर के साथ या कपड़े के थान के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। यू कैन निगोशिएट ऑन समवंस द प्राइस ऑफ समवंस टैलेंट, देयर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। जी सर। पहले जो आपने इनसे सवाल किया तो मैं वहाँ से आऊँगा वहीं से कि
एजुकेशन में दो तरह की चीज़ें, जिस तरह मेरा वास्ता उनसे भी पड़ता है जो किसी आर्ट कॉलेज में नहीं गए हैं, उससे पहले भी हम आर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम एक रन करते हैं। तो वहाँ जब बच्चे को बाप या माँ लेके आती है ना, तो बच्चा कम बोल रहा था, माँ बाप ज़्यादा बोल रहे होते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि लेट मी टॉक टू हिम एंड हाउ, ठीक है जो भी है। मैं उनसे पूछता हूँ यार तुम अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो? तो माँ बाप एकदम से नहीं मुड़ के देखते हैं मुझे। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें उस सूरत में पढ़ा सकता हूँ और तुम कुछ कर सकते हो अगर तुम अपने पैशन से आ रहे हो। अगर इनका पैशन है ना, इनका ख्वाब है, तो इसका ख्वाब पूरा करने के लिए अपने माँ बाप का, मैंने कहा इस मुसीबत में ना पड़ो, क्योंकि आप वो ख्वाब भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो बेहतर है कि इसका, अगर आपका अपना ख्वाब है फिर तो आप उड़ेंगे। फिर तो जिस तरह उमर ने कहा कि पैशन अगर अंदर है ना, तो फिर खुदा खुद ही हाथ पकड़ेगा, क्योंकि पैशन क्रिएट करने वाला भी वही है ना। तो वो अपनी ही सक्सेस के लिए काम करता है, अपनी मतलब खूबियाँ इंसानों में देखता है। तो मेरा ख्याल है कि करना उन्हीं को चाहिए। और दूसरा सवाल कि मैंने पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ा, तो शुक्र है मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़्यादा लोग मुल्क छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं, बहुत गिनती के लोग हैं और दे आर डूइंग सो गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। बट अगर मैं सोचता था कि मतलब जब मैंने पास किया तो मेरे भी रिजल्ट इस तरह के थे, चीज़ें भी हाथ में थी कि मैं जा सकता था। बट आई थॉट कि यार क्या ये हल है कि जब मुश्किल पड़े तो सारे अच्छे लोग चले जाएँ? नहीं, किसी को तो रुकना पड़ेगा। आई वॉज वेरी क्लियर कि यहाँ डॉलर और रुपये की लड़ाई थी कि मैं वहाँ जाऊँगा तो डेफिनेटली पैसा कुछ और तरह से मैं कमा सकता हूँ, लेकिन जहाँ मेरी ज़रूरत थी तो मैंने चूज़ किया कि उन लोगों में मुझे रहना चाहिए और वो मेरा एरिया है। बट खैर यू आर एन एग्जाम्पलरी ह्यूमन बीइंग इन द फैक्ट दैट आपने जिस तरीके से फिर अपनी वाइफ को भी सपोर्ट किया, शी वेंट ऑफ, शी डिड ऑल द थिंग्स दैट शी हैड टू डू। आपने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि एक और आर्टिस्ट को भी अपने पैशन को परस्यू करने में उसके अंदर भी था आर्टिस्ट, मैंने कुछ नहीं किया बट परस्यू करने के लिए आपने सपोर्ट किया ना। मोस्ट मैन वुड से कि लुक माय ट्रैजेक्टरी राइट नाउ इज हायर देन योर्स, मैं क्यों एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। द फैक्ट इज दैट ये भी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। यही तो बात है ना व्यूअर्स, आर्टिस्ट उस लेवल के एहसास होते हैं जो अब वो भी रेगुलर लोग ही होते हैं लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ। लेकिन जो हम उसमें ना जो वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाते हैं, नारा ना लगाएं, डूअर बने। मतलब आप इनिशिएट करें, घर से शुरू करें। टॉक अबाउट इट, बी अबाउट। हाँ, घर से शुरू करें। आई एग्री विद यू। बहन है आपकी, बीवी है, कोई और है, घर से शुरू करें। हाँ, बेटी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे अपनी अपनी सिचुएशन में क्या करें। जैसे कि आप आर्टिस्ट को इंटरनेशनली भी लेके जाते हैं उमर नबी, और यहाँ के आर्टिस्ट को भी प्रमोट करते हैं और बाहर की भी बहुत सी चीज़ों का आप हिस्सा बनते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने राइट में क्या करें, एंड देन ऑफ कोर्स अपने अवाम में, जैसे कि आपने कहा कि आप उन 80-90% अवाम में से थे जो पीटीवी देखा करते थे, तो हम उन लोगों तक कैसे आर्ट और कल्चर के बारे में आर्ट एक्चुअली, कल्चर बिकम्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, आर्ट के बारे में नॉलेज लेके आ सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई आर एम नईम साहब ने बहुत ही एक बेहतरीन बात की और वो ये है कि डोंट टॉक अबाउट इट, बी अबाउट इट, जो हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे विमेन एम्पावरमेंट की। तो आर्ट को प्रमोट करने के लिए या हमारे आर्ट के बारे में नॉलेज आगे पहुंचाने के लिए ये तीन जेंटलमैन क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ हम आएंगे। लेकिन किचन में भी एक नज़र डालनी है। हमारी इतनी प्यारी बच्ची पढ़ लिख के बावर्ची बन गई। सॉरी, वो तरखान वाली बात से एक अटैक बनता था आपकी तरफ भी। ये भी तो आर्ट ही है। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ शेफेबा, बट उन्होंने कहा ना कि मैं इतना मेहनत करके कि मुझे उमर नबी को कह दिया कि तरखान बन गया, तो मैंने कहा साड़ी कुड़ी भी तो फिर बावर्ची बन गई है। यस शेफेबा, जी, हमारा टेस्टी सा क्रिस्पी हनी गार्लिक चिकन विद गार्लिक राइस एब्सोल्युटली रेडी है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अब ये देखिए ना, खाना भी अब एक आर्ट फॉर्म बन गया। पहले क्या होता था, हांडी डलती थी डोंगे के अंदर और सर्व हो जाती थी। अब फूड, अब क्या वैसे हमेशा से एक फूड एक आर्ट फॉर्म देख देख के जेलस होते रहते हैं जब लगाते हैं। उमर नबी साहब के बारे में हम वही तो बात है, किस किस चीज़ को पकड़े, किस किस सिरे को पकड़े इनकी तारीफ में हम। तो आपसे ही सर वापस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। आप क्या कर रहे हैं आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए? देखिए, मैं एसेंशली एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, तो इतनी खूबसूरत गैलरी, लेकिन आर्ट का शौक था, हमेशा आर्ट का शौक था और आर्ट कलेक्ट करने का भी शौक था। मैं जब अपना फ्लैगशिप स्टोर बना रहा था, पहले मैं किराए की जगह में होता था, जब मैं अपना फ्लैगशिप स्टोर बना रहा था तो मैंने रियलाइज़ किया कि लाहौर में बहुत कम गैलरीज़ हैं, कि NCA उस वक्त ज़्यादा प्राइमरीली NCA था। मैंने कहा NCA इतने आर्टिस्ट प्रोड्यूस करता है और ये सारे भागे जाते हैं कराची अपना काम बेचने के लिए। सो लाहौर में आपको विजुअल एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता था इतनी ज़्यादा आर्ट का। देयर वर अ फ्यू गैलरीज बट देयर वर फ्यू एंड फार बिटवीन।
और कुछ गैलरीज घरों में थी, तो ओपनिंग पे अगर बंदा जा सकता था तो वो तो ठीक था, लेकिन ओपनिंग मिस कर गई तो फिर अपॉइंटमेंट लो, जाने देखना, वो ज़रा मुश्किल सी बात थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं एक डेडिकेटेड स्पेस बनाता हूँ लाहौर में, जो कि एक पब्लिक स्पेस होएगी, और जो मर्जी जिसको शौक़ है वो आके दोपहर 11 से शाम 7 बजे तक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शाम 7 बजे तक आके अपना आर्ट फिक्स ले सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है मुख्तलिफ आर्टिस्ट का काम। सो मैंने हर 2 हफ्ते सिंस द ऑन सेट 8 साल हो गए हैं, हर एवरी 2 वीक्स रिलीजियसली हमारे यहाँ शो होता है, और उससे फ़ायदा बहुत सारे आर्टिस्ट ने मुझे इतना वेलकम किया, कराची के आर्टिस्ट ने, कि आपने लाहौर में इतना एक अच्छा काम कर दिया है कि अब हमारे लिए एक एवेन्यू बन गया है लाहौर में शो करने का। और दूसरी बात, लाहौर के आर्टिस्ट उठ के जाते थे कराची। एक लाहौर आर्ट गैलरी थी जो बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी भी थी, बट देन इवेंचुअली वो भी, उसमें भी शोज खत्म होते वो जीरो, तो एक वक्त था सिर्फ वहीं पे होते थे शोज। नहीं तो ओ आर्ट स्पेस ने ये ट्रेंड शुरू किया ना, ये ट्रेंड शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गैलरीज देखा देखी में खुल गई हैं, बिल्कुल, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, और जो फ्यूचर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उनको नज़र आ रहे हैं कितने सारे एवेन्यूज़ हैं। और आप लेके भी जाते हैं आर्टिस्ट को, भी रिसेंटली भी आप लेके गए? जी, मैं माशाल्लाह, इट वाज द फर्स्ट टाइम एनी पाकिस्तानी गैलरी ने पार्टिसिपेट किया था यूरोप में किसी इंटरनेशनल फेयर में। So हमने बहुत पैसे जोड़े कि हमने अपने आर्टिस्ट को बिकॉज ये फेयर्स बहुत महंगे होते हैं। तो सर आप भी थोड़े पैसे दे देते ना, क्या दिया था? I was there. हमने बहुत पैसे जोड़े, कुछ लोग बड़े काइंड थे, बड़े रहम दिल थे, उन्होंने हमें स्पॉन्सर भी किया, जो सच्ची बात है। उन्होंने हमें स्पॉन्सर भी किया, तो इस तरह के लोग भी मौजूद हैं, कम हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। सो उन्होंने हमें स्पॉन्सर भी किया और हम लेके गए काम। और मैं आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तान की ऑब्वियसली यूरोप में इतना एक्सपोजर नहीं है, और जो एक्सपोजर है बहुत नेगेटिव एक्सपोजर है। तो वो फिर पूछे, अच्छा पाकिस्तान से, अच्छा पाकिस्तान में ऐसा काम भी होता है? मैग्नीफिक के नारे लग रहे थे वहाँ पे, और हम डिलिबरेटली 50% फीमेल आर्टिस्ट को लेके गए थे, ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तानी औरतें ये घर और चार दीवारी से बाहर भी हैं, घरों में ढक के बंद किया हुआ है, और हम एग्जैक्टली और वो आई मीन सबसे पहले 2 काम बिके, वो हमारी सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट वुमेन आर्टिस्ट के बिके वहाँ पे। 2 सीनियर मोस्ट वुमेन आर्टिस्ट के काम वहाँ पे बिके। सो दैट वाज अ रियल, और वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ने खरीदे। सो ये हमारे लिए एक बहुत प्राइड की बात थी कि सो अब हमारी यही कोशिश है कि हम और भी, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा पाकिस्तानी आर्ट को, उतना ज़्यादा हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर अगली बार दरख्त की या डेकोरेशन पीस की ज़रूरत हुई तो मुझे ले जाइएगा। जरूर एंटीक पीस होगा लेकिन ले जाइएगा। नहीं बात करने के लिए बात करने के लिए बना के मुझे भाई 2 मिनटों ने आपने हमारा सारा शो बिकवा देना। आपको तो बड़ा एसेट होएंगे हमारे लिए। नहीं, आई थिंक द काइंड ऑफ का कोई तो फायदा होता है ना। द काइंड ऑफ रिस्पांस द गैलरी गॉट, द पाकिस्तानी आर्ट गॉट, इट वाज अमेजिंग। क्योंकि मैं एज एन आर्टिस्ट साथ था, तो जहाँ पे हम जा रहे थे ना, तो वहाँ ये डिस्कस हो रहा था कि हैव यू सीन दैट बूथ। ये तो हमें लग रहा था बड़ा मतलब गूज़बम्प वाला था कि यार इतनी अच्छा, मतलब ये सोच नहीं रहता, हालांकि जितना इसने पैसे खर्च किए मुश्किल से ब्रेक इवन तक भी नहीं आया होगा ये। तो आई थिंक इस तरह के लोग हमें चाहिए कि हम एज एन आर्टिस्ट जो मर्जी करें, लेकिन अगर कोई गैलरी सपोर्ट नहीं करेगी और वो दिखाएगी नहीं हमें, तो वही रहेगा सब कुछ। और देखे ना, द फैक्ट दैट आपने भी आप भी इन्वॉल्व थे साथ, और भी बड़े बड़े आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, जो इन्वॉल्व हो सके जा सके वो गए। जो दिखता है वो बिकता है भाई, और इसको आप जो दिखता है वो बिकता है। आप इससे पूछे, सब ने इसे वेलकम कहा और एक बंदे ने अप्रिशिएट किया। कल हमारी एक टीचर आई हुई थी शो पे इसके यहाँ, शी वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग, शी वॉज प्रेजिंग, क्योंकि उसने कोई लेटर भेजा था, बड़ा जज्बाती सा आपने कोई भेजा था, थैंक यू नोट भेजा सारे आर्टिस्ट को। सो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर ना। देखिए व्यूअर्स, इंसान खुद तो कामयाब हो जाता है, लेकिन अपनी कामयाबी के साथ आप किसको साथ लेके चलते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस थी, ये RM ने इनको प्रमोट करने के लिए नहीं थी, सीनियर आर्टिस्ट को प्रमोट, वो तो बने बनाए हैं, वो तो बिके हुए। मैं तो जाना नहीं चाहता था, जाने दे। अगली बार नहीं भाई, आप और मैं साथ जाएंगे, ठीक है? आप दरख्त पर ना, मैं टहनी बन जाऊंगी। काम खरीदने जाएंगे। अच्छा ओके, ठीक है, फैसल से रब्ता कीजिएगा मेरे मियाँ से। लेकिन बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो सर डॉक्टर साहब, आप अपना हिस्सा कैसे डाल रहे हैं? और कम्युनिटीज़ में, मतलब लोगों में ये नॉलेज, मेरी अम्मी को आर्ट के बारे में पता है, लेकिन मेरे बच्चों को उस तरह से नहीं पता, इसमें मेरी भी गलती है।
बट हमारे घर में आर्ट लगा हुआ है तो बच्चे बात करते हैं, सवाल करते हैं, तो थोड़ा बहुत एक वो चलता है। लेकिन ना तो कोई अपने बच्चों को म्यूजियम्स लेके जाता है, अपने मुल्क में नहीं लेके जाते तो बाहर क्यों लेके जाएंगे? बाहर उनको होता है हम सेल्फियाँ खींच ले। ये जो डिजिटल ज़माना है उसके फ़ायदे भी बहुत हुए, विजुअल आर्टिस्ट ने बहुत ब्रिलियंट काम क्रिएट करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उन चीज़ों में जो देख के उन पे वक्त गुजारना है। इंस्टाग्रामेबल है तो ठीक है, इस पे क्या कहेंगे सर? देखें, ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि कम्युनिटी को आर्ट एक्टिविटीज़ में कैसे एंगेज रखा जा सकता है। तो हमारे फैसलाबाद में भी आर्ट गैलरीज़ हैं और वक्तन फ़वक्तन वहाँ शो भी होते रहते हैं। एकेडमिक्स के लोग भी करते हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी शो करते हैं, और हम वक्तन फ़वक्तन RM नईम साहब को भी हम बुलाते हैं वहाँ पे, और एक आर्टिस्ट टॉक होती है, एक डिस्कशंस होती हैं। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को हमने बताना है कि आर्ट की कितनी अहमियत है, और लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारा जो रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है, वो हमारे आर्ट के थ्रू ही लोगों को पता चल सकता है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे फैसलाबाद में होती हैं। हम अपने इंस्टीट्यूशंस में भी लोगों को बुलाते हैं, और आर्ट शोज़ भी होते हैं, एग्जीबिशंस भी होती हैं। सो देयरफॉर मैं ये समझता हूँ कि अपनी जगह पे एक बहुत ही अहम सवाल है, और इसको एड्रेस वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए। और महीने में अगर 1-2 बार नहीं तो कम से कम एक आध बार जो है ना वो एक गैलरी में एक अच्छा शो जो है ना वो होते रहना चाहिए। और हम लोग अपने एकेडमिक्स के साथ साथ, एकेडमिक तो हम अपनी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, आर्ट की तालीम भी दे रहे हैं, और साथ साथ हम उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिस तरह के ख़ास तौर पे ये बाहर शो करना और एग्जीबिशंस करना, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक चीज़ जो करिकुलर ये एक्टिविटीज होती है सर, एक्चुअली तो ये मेन चीज, एक्चुअली तो अल्टीमेटली ये मेन इवेंट है। मेन इवेंट है। तो अगर उसकी पहले से तैयारी करा दी जाए तो जब उस स्टेज पे बच्चा पहुंचेगा तो उसको बेहतर अपने आप को लेके चलना है। जी उमर, आप कुछ मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। देखें, कुछ एक्टिवली पब्लिक इंगेजमेंट के भी प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब आप देखें जिस तरह कराची बिनाले है या लाहौर बिनाले है, ये पब्लिक स्पेसेस में आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो बच्चे को पार्क लेके जाते हैं खेलने के लिए, आम आवाम की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे उनको कोई अजीब अजीब स्कल्पचर्स नज़र आ जाते हैं, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है, कोई आर्ट वर्क और किस्म का नज़र आ जाता है। सो आई थिंक कि कुछ ये इनिशिएटिव्स जो हैं ये भी मदद करेंगे। ऑल्दो बहुत लोग कहते हैं कि जी बड़े एलिटिस्ट हैं ये। भाई वो एलिटिस्ट नहीं है। अगर एलीट लोग जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है। अगर PTV पे मॉर्निंग शोज में और डिफरेंट प्रोग्राम्स में बात होती है कि जी ये लाहौर में या कराची में हो रहा है, आप लोग जाएं, अपनी फैमिलीज को लेके जाएं, तो किसी पे पाबंदी तो नहीं है व्यूअर्स। बिल्कुल। पब्लिक स्पेस का मतलब ये है कि मैं भी जा सकती हूँ, मेरे घर में जो आप ही साथ काम करती हैं वो भी जा सकती हैं, मेरी अम्मा भी जा सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, और जाते हैं, और लोग जाते हैं। एलिटिस्ट देखिए, हर चीज, कोई भी चीज आर्ट कल्चर, उसमें एलिटिस्ट का ठप्पा लगा के उसका कहानी खत्म कर देते हैं। आई थिंक अवेयरनेस जो है ना, आर्ट एक बड़ी ज़बरदस्त, अभी एक रिसेंट सर्वे कि किसी न्यूरो साइंटिस्ट ने एक सर्वे किया कोई मशीनें लगा के दिमाग के साथ कि आर्ट करता क्या है, क्योंकि अभी दुनिया में आर्ट में बहुत सारी जगह पे फंडिंग बंद हुई थी, तो उसके रिएक्शन में कि वो ज़रूरी है, तो उसका एक सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसने हर एक पेंटिंग और आर्ट वर्क के सामने वो गैजेट्स लगा के उसको व्यूअर को दिखाए। तो उसमें गर्ल विद अ पर्ल इयररिंग, एक वर्मीर की पेंटिंग है, कहते हैं जो कॉमन रिजल्ट आया वो उसके हाईएस्ट मार्क्स थे। उसमें कॉमन रिजल्ट ये आया कि ये आपको एक सेल्फ अवेयरनेस, हु एम आई, इमेज बिल्डिंग कि मैं कौन हूँ, वो जगाता है। और आप नोट कीजिएगा कि जितने मुल्क उनकी अच्छी पिक्चर है, आप नोट कीजिएगा वो थ्रू आर्ट है, उसकी और कोई वजह नहीं है। तो आई थिंक हमें आज ये वक्त है कि इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और लोगों को आना चाहिए, और माँ बाप को भी इनकरेज करना चाहिए। अगर उसका बच्चा थिंकर बनना चाह रहा है तो क्या मसला है। आई थिंक किसी ने तो सोचना है ना। हाँ। या बेहंगम बेलगाम घोड़े की तरह ही सब ने अपनी जिंदगी गुजारनी है। देखिए व्यूअर्स, हर इंसान का एक रोल है। वी आर ऑल कॉग्स दैट फिट इनटू वन जायंट मशीन विच इज़ द वर्ल्ड। हर बंदे ने अपना हिस्सा डालना है। किसी ने सफाई करनी ही करनी है, किसी ने खाना पकाना ही पकाना है। आप उसको शेफ़ बुला लें, होम शेफ़ बुला लें, कुक बुला लें, जो भी तुसी बुलाना है। आर्ट कोई ना कोई क्रिएट करेगा तो किसी ना किसी की थॉट प्रोसेस शुरू होगी जिससे शायद कोई बहुत बड़ी इजाद हो जाए। हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। हम हर चीज़ को आर्ट बड़ी बुरी चीज़ है, इससे कुछ नहीं बन सकता, उसको परे कर देते हैं। बच्चों को लेके तो जाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कंट्रोल करते हैं अपनी औलाद को इस स्टेज में भी दुनिया के, जहाँ पे
बच्चे खुद फैसला कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है। हम साउथ एशिया में अभी तक बच्चों को बता रहे हैं उन्होंने क्या करना है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, वहाँ पे सारे बादशाह जो भी थे, जो पॉप थे, बादशाह थे, उन सब ने शायर को अपने बोर्ड में रखा हुआ था, आर्टिस्ट को अपने बोर्ड में रखा था। क्यों रखा था? उनको पता था कि इनकी इमेज बिल्डिंग जो है यही लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो थिंकर्स की कैटेगरी में थे। ये हमारे अपनी हिस्ट्री में मुगल हाँ, हिस्ट्री देख लें, वही वो मतलब पूरे बादशाह पूरे में। मतलब एक पूरी हिस्ट्री हम देखें, एक वक्त जो इलिटिस्ट लोगों की बात करते हैं, जो अपने अपने ज़माने के इलिटिस्ट लोग होते थे, उनका कोई ना कोई आर्टिस्ट, कोई ना कोई पेंटर उनके घरों में रहता था। वो उनकी इतनी रिस्पेक्ट और उनकी इतनी इज्जत करते थे कि उनको लाइक लिटरली एक स्टूडियो बना देते और वो उनके फ़ैन थे और वो वहाँ रहते थे और एक फैमिली मेम्बर की तरह होते थे। तो बहुत से ख़ानदानों में ये भी होता था। तो बात ये कि आर्ट की अप्रिसिएशन एक सर्टन लेवल के लोग ही समझ सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हर कोई समझे, ताकि हमारे मुल्क में आर्ट और आर्टिस्ट जो हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच सकें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फिर वो भी खेल सकें और फिर देखी जाएगी। अभी तो टैलेंट किसी ने हमारा प्रॉपर्ली देखा ही नहीं देखा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं तो कहता हूँ कि वो हमें देखना है। मेरी तो विश ये है एग्जैक्टली कि हम इस तरह से करें कि वो देखना है। जब यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी पब्लिक प्लेसेस पे होती है होगा ना, तो वो वो आर्ट लोकल गैलरी इतना पे जब दिखाएं। एग्जीबिशंस होंगे तो लोग पूरी दुनिया से आएंगे देखने के मैं लिए। आपको एक मैंने बात अभी- बताऊं, और आते भी हैं। मैं आपको एक बात आते भी बताऊं, मैं हैं। यही कहानी सुनाने वाला हूँ। गलती से लूव म्यूजियम के एक क्यूरेटर मेरी गैलरी आ गए, क्योंकि वो फ्रेंच एम्बेसी के साथ कुछ गलती काम से कर रहे क्यों थे। मतलब है कि वो आम बंदा रास्ता नहीं भूल आता से ना, गए ना, हमारी आजिज़ी तो जो है वो मुक्की नहीं रही ना, उसको हम तो शो वो के बाद आ सेट गए। करेंगे। और अच्छा, मैं भी वहाँ पे मौजूद था उस वक्त। नॉर्मली मैं हर वक्त नहीं होता। तो बात शुरू हो गई, अच्छा आप क्या करते हैं? अच्छा मैं लूव म्यूज़ियम का क्यूरेटर हूँ। तो मेरी तो दीदे फट गए फ़ौरन कि भाई लूव म्यूज़ियम का क्यूरेटर मेरी गैलरी में आया हुआ है। तो मैंने कहा आए आप मेरे पास साथ आके कॉफ़ी पिए। मैंने उनको ऑफिस में बुलाया, गपशप शुरू हो गई। उन्होंने मुझे एक नोट भेजा, उन्होंने मेरे से काम भी ख़रीदा और उन्होंने एक मुझे नोट भी भेजा वापस जाके पेरिस। उन्होंने मुझे नोट भेजा कि एक अखबार की कटिंग भेजी कि कैसे एक किसी स्वीपर्स ने म्यूज़ियम में एक ड्रेस लटका हुआ था, उसको अपने घर ले गई और अपने साइज़ का कर दिया। और वो एक्चुअली एक आर्ट पीस था और एक मुसीबत पड़ गई। वो आर्ट पीस कहाँ किस है कि जो जिस किस्म का कंसेप्चुअल आर्ट यूरोप में आ रहा है ना, द फ्यूचर ऑफ आर्ट इज़ इन पाकिस्तान। ये उनके कोट अनकोट लफ्ज़ थे। बैठा हुआ ना फ्यूचर साडा, The future मुंडा of बैठा art ना is in फ्यूचर Pakistan। साडा। और मुझे इतनी This खुशी RM हुई, in person। I mean, इतनी खुशी हुई है सुन के। मैं तो ये बात बिलीव करता ही हूँ, लेकिन जब कोई बाहर के मुल्क से और कोई आर्ट फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट इंसान इस तरह की बात करे तो आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। रोमन, नॉट बिकॉज यू आर सिटिंग हियर आई एम सेइंग दिस, बट वो आर्ट स्पेस के आने से आई थिंक एक मेजर चेंज आया है। बहुत मेजर एक और हमें शिफ्ट आया है। हाँ करना चाहिए कि अगर कोई लोग इस और जो मुल्क लोग- की इमेज बिल्डिंग के लिए काम और कर जो लोग लेजी थे ना, थोड़े वो भी बनते थे पुत्र बांध हर के, कपड़े 15 दिन कपड़े बाद शुरू झाड़ के करते ना हैं। उन्होंने अपनी गैलरियां सेट कर दी, प्रॉपर बना दी। बात ये कि व्यूअर्स सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं, इट हैज़ टू बी एवरीवन। सब अपना अपना हिस्सा डालेंगे That's the point। तो तभी आगे हम कहीं जो पहुंच सकते जो हैं। एकेडमिक से हट के लोग हैं, जिनके पास खुदादाद सलाहियतें हैं आर्ट को क्रिएट करने में, उनको भी इक्वल मौके मिलने चाहिए गैलरीज में अपना काम डिस्प्ले। तभी हम अपना नॉर्मल जो एक टैलेंट है उसको हम आगे नेशनल लेवल के ऊपर लेके आ सकते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक गुफ्तगू है, ये चलती रहेगी। कोशिश है कि गुफ्तगू इवॉल्व करके अगले लेवल पे पहुंचती चली जाए और साथ साथ चेंज भी आता रहे। लेकिन व्यूअर्स, ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी प्राइवेट सेक्टर से भी, जो हमारे चैनल्स वगैरह अगर किसी की नज़र गुजर जाए आज के प्रोग्राम से, कि हर चीज़ पे शोज़ करते हैं, नाच गाने पे, फैशन शोज़ कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। कभी कोई पते की भी बात कर लें तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? आप सोचें कि आपको क्या सूट करता है। बीइंग समवन जो एक टो में लगा हुआ है कि बस हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट और उस किस्म की एंटरटेनमेंट जिससे सोच विचार बिल्कुल भी नहीं इंसान के जहन में क्रिएट होती या पैदा होती। पॉजिटिविटी के साथ अगर ज़िंदगी में बढ़ना है तो वापस भी कुछ करना है, जैसे ये जेंटलमैन कर रहे हैं। हम भी हिस्सा डालें और आर्ट को उस लेवल पे प्रमोट करें और उस लेवल पे लेके जाएं जो वो डिज़र्व करता है। थैंक यू सो मच हिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू टू द ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स दैट वी हैड ऑन आवर शो टुडे। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।